नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, 17 और 18 मार्च को पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के सदस्यों का चुनाव होने जा रहा है। यानी 2 दिन वोटिंग चलेगी और इस वोटिंग में जहां 1,14,000 रजिस्टर्ड अधिवक्ता अपनी वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से इन सदस्यों का चुनाव करेंगे, वहीं इस चुनावी प्रक्रिया में 157 उम्मीदवार जो है चुनाव मैदान में है। इन 157 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार राजेंद्र जुनेजा जी हमारे साथ मौजूद है। राजेंद्र जुनेजा जी कुरुक्षेत्र बार एसोसिएशन के प्रधान भी रह चुके हैं और वर्ष 2018 में उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के सदस्यों का चुनाव भी लड़ा था। आज राजेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। इस चुनावी प्रक्रिया को लेकर विस्तृत चर्चा करेंगे। राजेंद्र जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरनामा हरियाणा में। नमस्कार जी। खबरनामा न्यूज़ के सभी व्यूअर्स को और सभी मेरे साथियों को, मेरे बड़े सीनियर एडवोकेट्स को, मेरे गुरुजनों को, सभी को मेरे साथी एडवोकेट्स को सभी को मेरा नमस्कार है। राजेंद्र जी, मेरा एक प्रश्न है कि 1,14,000 वकील वोटिंग करेंगे 17 और 18 मार्च को। 157 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। अगर वकीलों की संख्या के हिसाब से देखें तो उम्मीदवार कम है। और अगर बात करें कि इस चुनाव मैदान में उतरने का उद्देश्य क्या है आपका, सबसे पहला प्रश्न ये है जी। देखिए, ऐसा है, उम्मीदवार 157 है, वो कंपैरेटिवली उतने कम नहीं है। अगर यहाँ देखें, हम लगभग 45 से 50 जिले बनते हैं पंजाब हरियाणा को मिला के, तो इस हिसाब से देखा जाए तो हर जिले से लगभग 2 या 3 उम्मीदवार है। क्योंकि चुनाव समझ लें कि पठानकोट से लेके और पलवल तक सभी एडवोकेट्स इसमें वोट डालते हैं, तो इतने बड़े एरिए को कवर करने के लिए, चुनाव के लिए अपनी तैयारी करना, अपने आप को प्रस्तुत करना कि मैं ये इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा, इसके लिए भी व्यक्ति बड़ा सोच समझ के आगे आता है। तो इसलिए 157 कैंडिडेट्स भी बहुत इसके अंदर कंसिडरेबल है। जहां तक आपने कहा कि उद्देश्य क्या है, मतलब चुनाव उद्देश्य क्या है मेरा चुनाव में उतरने का, देखिए, डेमोक्रेटिक सेटअप है। कोई भी किसी देश का अगर डेमोक्रेटिक सेटअप है तो उसके अंदर जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी बात को हमेशा ज्यादा तवज्जो दी जाती है। अगर मान लो कोई भी एक व्यक्ति अपनी बात रखता है, मैं एडवोकेट हूं और मैं एडवोकेट्स के हक की बात रखता हूं, मेरी बात का जो कहने का प्रभाव होगा उसके बनिस्पत अगर मेरी बार के जो प्रधान हैं वो जब उसको बात कहेंगे तो उस बात का जो वैल्यू है, जो वजन है समाज में, वो ज्यादा हो जाता है। इसी तरह बार काउंसिल के मेंबर अगर उसी बात को कहेंगे, बात एक ही है जी, मैंने किसी के हक के लिए कोई बात कही जी, मैंने भी वही कही, परंतु बार काउंसिल के प्रधान ने कही बार एसोसिएशन के, और उसके बाद बार काउंसिल के मेंबर ने कही, तो हर एक की बात को जो प्रशासन द्वारा तवज्जो दिए जाना, जो समाज द्वारा तवज्जो दिए जाना, जो हमेशा अलग प्रतिनिधि वाली बात होगी। जिस प्रकार मतलब कि जनता का प्रतिनिधि विधायक बनता है, पंच सरपंच बनता है, उसी प्रकार जैसे गांव में सरपंच की बात की हमेशा जो तवज्जो दी जाएगी, इसी तरह किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में अगर हम कोई बात रखना चाहते हैं, हमें लगता है कि हम समाज के बेहतरी के लिए, समाज की भलाई के लिए, जिसमें हमारा यहाँ पे एडवोकेट्स का समाज है, उसकी भलाई के लिए हम आगे आना चाहते हैं और हमें लगता है कि हम उनके हकों के लिए कोई बात रख सकते हैं, तो इस वजह से उसकी बात जो है, उसकी सुनवाई, उसका वजन, उसका प्रभाव है, वो ज्यादा है। राजेंद्र जी, बहुत से लोग ऐसे हैं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ की बात करें, जिन्हें इन चुनावों के बारे में नहीं पता जी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके परिवार से, उनके सगे संबंधियों में, दोस्तों में बहुत से एडवोकेट हैं, रजिस्टर्ड एडवोकेट हैं, जो 17 और 18 मार्च को वोटिंग भी करेंगे जी। अगर बात इस वोटिंग प्रक्रिया की बात करें, इस पूरी चुनावी प्रक्रिया की बात करें, वो प्रक्रिया है क्या, ताकि आमजन को भी पता लग सके कि आखिर ये जो चुनाव होने जा रहा है इसकी प्रक्रिया क्या है। सर, ये ना एक जो प्रक्रिया है 2 तरीके से है हमारे यहाँ पे वोटिंग की। एक तो डायरेक्ट वोटिंग है, ठीक है, हम किसी को वोट कास्ट करते हैं, कोई 10 आदमी खड़े हैं, जिसको वोट ज्यादा मिल गई और वो बन गया। ये एक रिफाइंड वे ऑफ वोटिंग है। इसके अंदर आपकी वोट एक ही है, परंतु आप उसमें प्रेफरेंसेस दे सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। जैसे अब 157 कैंडिडेट खड़े हैं जी, तो हर वोटर के पास ये अधिकार होगा कि वो 157 लोगों को प्रेफरेंस दे सकता है, ठीक है, 157 लोगों को, ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है बार काउंसिल के मेंबर चुने जाने के लिए, ये व्यक्ति मेरी सेकंड प्रेफरेंस है, ये मेरी थर्ड है, ये 4th, ये 10th, ये 20th, और ये अप टू 157th तक वो प्रेफरेंस दे सकता है। वो एक देना मिनिमम जरूरी है जी। एक के बाद वो 2, 3, 5 कितने पे भी रुक सकता है, वो उसकी मर्जी है, अप टू 157 तक वो दे सकता है। इसके अंदर क्या है प्रोसीजर में कि एक व्यक्ति ने वोट डाली कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो राजेंद्र जुनेजा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है,
दूसरी प्रेफरेंस मेरी ये व्यक्ति है, तीसरी प्रेफरेंस मेरी ये व्यक्ति है। अगर राजेंद्र जुनेजा इलेक्ट हो जाते हैं तो वो एक ही वोट है, वो राजेंद्र जुनेजा जी को चली गई और वो वहीं पे कंज्यूम हो गई। ठीक है। परंतु अगर किसी सर्कमस्टांसिस में किसी का कोई कैंडिडेट जिसको उसने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है वो आउट हो जाता है, ठीक है। तो फिर वो वोट वेस्ट नहीं होगी। जिसको उसने कहा था कि भाई अगर किन्हीं हालात में ये आउट हो जाता है तो मेरी सेकंड प्रेफरेंस ये ये है, है। तो जो सेकंड प्रेफरेंस है वो फर्स्ट पड़ जाएगी, ठीक है। वो वोट ट्रांसफर हो जाएगी। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है। हमारे जो कई पुराने बुजुर्ग जो हैं वो जो पंजाब का यूनिवर्सिटी का सीनेट का इलेक्शन होता था जी जी। वो भी ऐसे ही होता था, यानी कि एक आदमी अगर 20 लोग खड़े हैं तो 20 प्रेफरेंस तक कास्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल किसी की सेकंड जिसको ऑप्शन दी थी वो भी आउट हो गया, तो थर्ड व्यक्ति को ये वोट ट्रांसफर हो जाएगी। वोट की वैल्यू एक ही रहेगी, मतलब नीचे से ऊपरले पायदान पे आ जाए, पायदान पे आ जाएगी। कि जैसे मान लो अब 157 कैंडिडेट खड़े हैं तो सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस गिनी जाएगी कि किसकी फर्स्ट प्रेफरेंस कितनी है। जिसकी सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस होंगी उसको एलिमिनेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल जो लास्ट व्यक्ति है उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस 100 आई, ठीक है, तो अब वो एलिमिनेट हो चुका जी। तो उन 100 लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस किसको दी है वो जा जाके जुड़ जाएंगी। मान लो किसी को 2 मिली, किसी को 4 मिली, उन 100 लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस अलग अलग दी होंगी। ठीक है। फर्स्ट तो उस एक व्यक्ति को दी, परंतु सेकंड प्रेफरेंस किसी ने किसी को दी होगी, किसी ने किसी को, तो वो उन सब को जाके जुड़ जाएंगे। और हो सकता है जो 156वें नंबर पे हो उसको उन 100 में से 25 मिल जाएं और वो 156 की बजाय 149 पे आ जाए, और जो 155 पे था वो 156 पे आ जाए, तो वो डिलीट हो जाएगा। बहुत बार इसमें ऐसा रहा है कि किसी व्यक्ति को फर्स्ट प्रेफरेंस ज्यादा मिली, परंतु जिसको उससे 30% कम फर्स्ट प्रेफरेंस मिली वो भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ प्रेफरेंसेस लेके और अल्टीमेटली वो उससे आगे निकल गया। यानी कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस चाहिए गेम में बने रहने के लिए, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रेफरेंस निकलेंगी तभी उसके अंदर से व्यक्ति जो है अल्टीमेटली। 2 प्रकार की हमारी चुनावी प्रक्रिया मानी जाती है, बैलेट पेपर और ईवीएम। ये बैलेट पेपर कैटेगरी 100% ये बैलेट पेपर कैटेगरी में आएगा। हर एक व्यक्ति को उसकी सीनियोरिटी के हिसाब से एक सीरियल नंबर दिया जाता है, इसमें चुनाव निशान नहीं होता। एक सीरियल नंबर दिया जाएगा कि राजेंद्र जुनेजा सीरियल नंबर 80, आपका सीरियल नंबर, मेरा सीरियल नंबर 80 है, 80 है। तो 1 2 3 4 ऐसे करके उस बैलेट पेपर पे 1 to लेके 157 तक सभी के सभी लोग जो है। राजेंद्र जी, जैसे आपने कहा कि आपका जो सीरियल नंबर 80 है, कुल 157 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। एक किस्म से कंपटीशन ही होता है, प्रतियोगिता ही है। अगर हम मान के चले कि रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप संपन्न हुआ है, भारत ने वो जीता है और 20 टीमें चुनाव मैदान उसमें T20 वर्ल्ड कप में थी, तो जनता जो अंदाजा लगा लेते कि ये टीम स्ट्रोंग है, ये टीम थोड़ी हल्की है, लेकिन उलट फेर भी हो जाते हैं बड़े। जैसे जिम्बाब्वे को कमजोर माना जाता था, उसने ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर दिया, इंग्लैंड लास्ट तक पहुंच के भी हार गई। तो ऐसी ये भी एक चुनावी मैदान है। 157 उम्मीदवार हैं, आप 80वें नंबर पर हैं। आपसे पहले के 79 और आपके बाद 80 से लेके 157 तक के 81 से, उनके बारे में आपने कहीं आकलन किया कि मेरे से कितने बड़े स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं, मेरे कंपटीटर मेरे से कितने हैवी और कितने थोड़े कमजोर हैं? ऐसे सर, ये इलेक्शन ना इतना ज्यादा हेक्टिक है कि आपको दूसरे का चुनाव कैसा चल रहा है इस बारे में सोचने का बहुत ज्यादा समय नहीं रहता। एक्चुअली इसमें किसी का किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, आपका खुद से कंपटीशन है कि आप अपने आप को कितना बेहतर कर पाते हैं। क्योंकि सिंगल वोटिंग नहीं है ना, ट्रांसफरेबल वोट है। ठीक है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंसेस पे अपने बारे में प्रेफरेंसेस ले पाएंगे, तो ही आप आगे निकलेंगे। कोई और क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कोई किसी का इलेक्शन कमजोर है, वीक है, इस चीज को देखने का एक्चुअली तो जो सिंसियर एक कैंडिडेट है उसके पास इस चीज का बहुत ज्यादा समय नहीं होता कि कोई क्या कर रहा है, क्योंकि अपनी ही जद्दोजहद में, अपनी प्रेफरेंसेस में वो इतना ज्यादा समय तक लगा रहता है। और अब की बार तो क्योंकि ये नहीं पता था कि इलेक्शन कब होने हैं, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने एट वंस इसको डिक्लेयर किया। अदरवाइज पहले क्या होता था कि पता होता था कि इस मंथ में इलेक्शन होने हैं, किसी ने तैयारी शुरू करनी है, वो 1 साल से 2 साल से लगे होते थे लोग। अब की बार जो है वो प्रोसेस इतना डिले हो गया कि ये नहीं पता था, ये लगता था अब इलेक्शन होंगे, अब इलेक्शन होंगे। अल्टीमेटली लोगों ने छोड़ दिया था कि भी पता नहीं कब इलेक्शन होंगे। तो जो ये 6 महीने मिले, इसमें तो अनथक मेहनत जिसने की होगी और जिसने पुराने समय से संबंध जो है उनकी बिजाई की होगी, जी जी, वो इसको अपने को इसका मतलब वैल्यू निकाल पाएगा। कितने साल बाद ये चुनाव होने जा रहे हैं? ये सर, वैसे तो ये चुनाव होने चाहिए थे 5 साल के बाद, परंतु अब की बार ये चुनाव 7.5 साल के बाद हो रहे हैं, क्योंकि ये अक्टूबर 2000
18 में पहले ये इलेक्शन हुए थे, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को, और अब उसके बाद ये मार्च 17 और 18 2000। उस समय भी 26 को है। राजेंद्र जी इस बार जैसे है कि 25 सदस्य चुने जाएंगे, 23 के लिए वोटिंग होगी, शायद 2 नॉमिनेटेड होंगे, ऐसा ही है ना कुछ। तो पिछली बार भी इतने ही सदस्य थे, 25 सदस्य थे, या सदस्यों की संख्या में कम सदस्य ज्यादा? तो निश्चित है जी, पार्लियामेंट द्वारा एक्ट पास किया गया और उसके अंदर ना केवल पंजाब हरियाणा में, लगभग हर बार काउंसिल में, दिल्ली बार काउंसिल में, यूपी बार काउंसिल में, कर्नाटक बार काउंसिल में, जितने भी बार काउंसिल, राजस्थान बार काउंसिल में, सभी में 25 सदस्य निश्चित है। और हर बार 25 सदस्य चुने जाते थे, चुनाव होता था, परंतु अब की बार सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बहनों को प्रतिनिधित्व देने के लिए इसके अंदर 7 सीटें जो है वो लेडी एडवोकेट्स के लिए रिजर्व की हैं, जिनमें से 5 पे चुनाव होगा और 2 बाय नॉमिनेशन होगा। तो जो 7 सीटें महिलाओं के लिए, यानी कि 18 सीट जो है वो जनरल पे है, 5 पे इलेक्शन एडवोकेट लेडी एडवोकेट्स के लिए है, और जो 2 है वो बाद में नॉमिनेट होगी। राजेंद्र जी, आप 2018 में भी चुनाव लड़े, किसी कारण सदस्य नहीं चुने गए जी। लेकिन 7 साल से आपने मंथन किया और यही वजह है कि आप दोबारा से चुनाव मैदान में हैं। यानी आपने उस हार से सबक भी लिया होगा और जीत में कन्वर्ट करने के लिए बहुत मेहनत भी की होगी, और मेहनत आपकी दिख भी रही है, क्योंकि आप कुरुक्षेत्र बार एसोसिएशन के प्रधान भी चुने गए। उसके बाद आप लगातार शहर की विभिन्न धार्मिक सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, और मुझे लगता है कि हरियाणा की कई बड़ी जो संस्थाएं हैं सामाजिक स्तर पर काम कर रही है, उनसे भी जुड़े हुए हैं। उन 7 सालों की मेहनत का अब जब आप पिछले 6 महीने से अब डोर टू डोर वकीलों को मिल भी रहे हैं, वोट की अपील भी कर रहे होंगे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सब डिवीजन पर जाके बैठ के भी कर रहे होंगे, वकीलों से वोट की अपील कर रहे होंगे, कैसा रुझान, कैसा रिस्पॉन्स उन वकील साथियों का देखने को मिल रहा है आपको? नहीं सर, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जो 2018 में हमने इलेक्शन लड़ा, मेरे लाइफ का वो पहला इलेक्शन था, उससे पहले मैंने उससे कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था। कुछ साथियों से बात हुई चुनाव को लेके और उसको लड़ने का मन बनाया गया। उस समय अनुभव की भी कमी थी, विजन की भी कमी थी, उसके बावजूद भी मेरी बार ने और मेरे साथियों ने, मेरे दोस्तों ने मेरे पे बहुत ज़्यादा विश्वास जगाया, जो मैं उस समय भी बहुत अच्छे एक तो सम्मानजनक स्कोर पे पहुंचा, जिससे मुझे आज मेरा मनोबल बढ़ा और मैं दोबारा लड़ने की स्थिति में हूँ। अगर मैं बहुत ज़्यादा पीछे रह जाता तो शायद उस समय मेरा मनोबल टूट जाता, परंतु मेरी बार ने मुझे नया होने के बावजूद, मेरे साथियों ने हमारे को एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद इतना दिल खोल के साथ दिया, और मैं उस जिम्मेवारी को समझता भी हूँ कि जब आपके बिना कोई पहले एक्सपीरियंस के भी लोग आपके साथ चलते हैं तो आपके ऊपर एक जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि नहीं, लोगों ने तेरे ऊपर विश्वास जताया है, आपको और बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद मैं अपनी बार में, मैंने बार के प्रधान के तौर पे सेवाएं देने के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया, बार ने मुझे मौका दिया, और मैं ये मानता हूँ कि मैंने अपने मन, वचन और कर्म से हमेशा ये कोशिश की कि मैं वकीलों के सुख दुख में कभी भी ऐसा ना हो कि मैं ना खड़ा हो पाऊँ, कभी ऐसा ना हो किसी वकील को तकलीफ हो और मैं वहाँ पे ना पहुँच पाऊँ, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बार के पद की गरिमा के विरुद्ध, विपरीत, या इस इंस्टीट्यूशन के एडवोकेसी के विरुद्ध कोई काम अपने आचरण में लाया हो। ऐसा मैंने अब तक इसके दौरान कभी भी नहीं किया, और उसी का मैं अब ये महसूस करता हूँ कि उस समय तो मैंने ये सोचा कि चलो अच्छे तरीके से काम करना है, परंतु उसका फल जो मेरे को मेरी बार की तरफ से मिल रहा है, जो मेरी रुझान मिल रहा है, मतलब पूरी बार मेरा इलेक्शन लड़ने को तैयार है। क्या सीनियर्स, क्या मेरे यंगस्टर्स, क्या साथी, इतना मेरे को प्यार मिल रहा है। कई बार मैं मन में सोचता हूँ भी पता नहीं इतना प्यार संभाला भी जाएगा कि नहीं संभाला जाएगा, क्योंकि जितना आपके ऊपर लोग भरोसा जताते हैं उसका वजन उतना बढ़ता जाता है। आपको वो परफॉर्म करना, आपको सुख दुख में पहुंचना, जिम्मेवारी बढ़ाना, कुरंबा बढ़ रहा है। अब जैसे पहले सिर्फ कुरुक्षेत्र बार थी, अब और साथी भी साथ जुड़ते जा रहे हैं, अम्बाला बार, फतेहाबाद बार, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, सारी 23 जिले हैं, और यमुनानगर, पंचकुला, सारे आसपास के कैथल, सिरसा, सब हिसार, सारी बारें, सब डिवीजन सारी अपने से जुड़ रही हैं। सारे दोस्तों से, साथियों से इतना प्यार मिल रहा है, कई बार मन में लगता है भी इतना प्यार संभालना पता नहीं। यानी उस 2018 के चुनाव ने बहुत कुछ सीखने को दिया। बहुत। अगर राजेंद्र जी बात करें, अब जब आप लोग वकील साथियों के बीच में जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो वोटर हैं, 1,14,000 वोटर हैं, वो अपने जो सदस्य हैं जिन्हें चुनना है उन्होंने अपनी वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से, उन सदस्यों से वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सदस्य हमारा जिसे हम चुनेंगे वो हमारे लिए क्या करेगा? देखो, मैं क्या सोचता हूँ सर कि सबसे पहला जो एडवोकेट एक्सपेक्ट करता है वो ये एक्सपेक्ट करता है कि मेरी बात को सुना जाए जी, और मुझे मान सम्मान दिया जाए। ठीक है। मैंने 157 लोगों में से छोड़ के किसी एक को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है। ठीक है। 157 ऑप्शंस थे उसके पास, जी जी, और उस 157 में वो किसी एक को फर्स्ट प्रेफरेंस देता है तो वो उससे दिल से जुड़ता है। वो उससे उम्मीद रखता है कि भाई मेरे मान सम्मान में कोई कमी ना रहे,
मेरी जो जायज बात है, मेरी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं जो वकीलों को आती हैं बहुत बार, तो उनकी कोई बंदा प्रॉपर सुनवाई करे, अपने पद की गरिमा को बना के रखे, अपने निजी हितों को छोड़ के एडवोकेट्स जो है फ्रेटर्निटी और इंस्टीट्यूशन इसके अपग्रेडेशन के लिए काम करे, ये उम्मीद रखते हैं एडवोकेट। जुनेजा जी, कहीं ये नहीं लगता कि कैंडिडेट 157 है, जी। वोटर 1,14,000 है, सभी को आप पर्सनली जानते नहीं। जी। राजेंद्र जुनेजा जी जिन जिन लोगों से जुड़े हैं, जिस जिस शहर में, जिस जिस जिले में जहां वो जा चुके हैं, जिन लोगों को पर्सनली जानते हैं या कहीं इन्फ्लुएंस होता है, वो तो आपको जानते हैं। लेकिन जो काफी सारे एडवोकेट्स ऐसे भी हैं जो शायद रजिस्टर्ड तो है लेकिन प्रैक्टिस में इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है, जी जी जी। उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होता है कि जो योग्यताएं आपने बताई सदस्य की, ऐसी उम्मीद करते हैं, उनको जांच पाना या उनके बारे में पता लगा पाना। तो क्या लगता है कि ये 1,14,000 वकीलों तक 157 उम्मीदवार भी नहीं पहुंच सकते, जी और उन 157 कैंडिडेट तो है, 1,14,000 वकील भी नहीं पहुंच सकते। जी। तो ऐसे में ये जो 25 सदस्यों का चुनाव है, योग्य सदस्यों का चुनाव, एक लगता नहीं बड़ी चुनौती है दोनों के लिए? इसमें मैं बताता हूँ, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे आप एमएलए का भी इलेक्शन लें, जी हर व्यक्ति हर जगह नहीं पहुंच सकता, हर घर पे नहीं पहुंच सकता, हर वोटर तक नहीं पहुंच सकता। चुनाव हमेशा एक टीम लड़ती है, जी, कोई भी आपकी टीम है, और वो टीम को आप खरीद नहीं सकते। ठीक है। वो टीम को आप एकदम नहीं अपने तरफ ला सकते भी मेरे लिए वर्क करो यार, ऐसा नहीं हो सकता। वो आपको ऑब्जर्व करते हैं, वो आपको देखते हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं आज इसके लिए वोट मांग रहा हूं, कल को जब मैं जिससे वोट मांग रहा हूं उसने कोई काम कहा तो क्या मैं इसका हाथ पकड़ने के काबिल होऊंगा, क्या मैं इसका फोन ये मेरा उठाएगा, क्या ये मेरे लिए अवेलेबल रहेगा, कहीं ये मेरे को डिच तो नहीं कर जाएगा। क्योंकि जब आप किसी से वोट डलवाते हो, मान लो मेरे कुछ साथी हैं, कोई अंबाला में कोई साथी होगा, वो मेरे लिए वोट कह रहा होगा, मैं 1 बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, मैं सभी से हो सकता है मिल भी पाऊं पर दिल ना छू पाऊं। आप एक मुलाकात में हो सकता है दिल ना छू पाए, राम राम करी, बैठे, बोले, बातचीत हुई, परंतु आपका जो मित्र है, साथी है, जो भी दोस्त है, वो उसको ये भरोसा दिलाते हैं कि देख हमारा बर्ता हुआ, ठीक है, हमने देखा हुआ है, हमने इसको भाड़ा हुआ है, पता कर लो कुरुक्षेत्र से भाई क्या इसका कंडक्ट रहा है, ठीक है, और हमारे ऊपर विश्वास करो, उसको वोट दो। तो जब वो उन पे विश्वास करके वोट देता है तो ये डबल हो गया, उसका भी विश्वास और जिसने आपके लिए वोट मांगी है उसका विश्वास, इन दोनों के विश्वास का जो आपके ऊपर एक बर्डन है वो कैरी करके इसके अंदर चलना पड़ता है। इस चुनाव में जाति और राजनीति कितनी हावी है? देखिए, जो जाति और राजनीति है, मैं मानता हूं कि हमारे एडवोकेट्स हैं, इनकी कोई भी बिरादरी नहीं होती। जैसे जब मेरे को यहाँ पे चुना गया तो चाहे कम्युनिटी की वोट कितनी है, किसी और कम्युनिटी की वोट कितनी है, सारे आपको एकदम प्यार देते हैं। ठीक है, देखिए, कोई रिश्तेदारी किसी की कहीं मिल जाती है, दोस्ती किसी की कहीं मिल जाती है, परंतु बहुत ज्यादा जो एडवोकेट है वो बिरादरी पे इतना ज्यादा नहीं विश्वास करते। पर्सनल जो रिलेशंस हैं वो मायने रखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रिश्तेदार खड़ा है और पर्सनल दोस्त खड़ा है जिसके साथ रोज बैठे हो, तो पर्सनल दोस्त को ऑप्शन मिलती है जिसने रोज सुख दुख में आना है। मान लो कोई रिश्तेदार आया आपका दूर से, वो पता नहीं उतना समय दे पाएगा नहीं दे पाएगा, जो आपका साथी है, दोस्त है, मित्र है, जो कोई आपको कह रहा है कि भाई मेरी जिम्मेवारी है और ये जरूर खड़ा होगा, तो फिर आप वहां पे विश्वास करते हो। राजेंद्र जी, 1,14,000 वोटर्स हैं, एडवोकेट्स, तो लगभग कितने जिले, सब डिवीजन, जैसे चंडीगढ़ हाईकोर्ट के वकील भी हो गए, जिलों की बात करें पंजाब और हरियाणा के जितने जिले आते हैं वो मिलाकर, और सब डिवीजन मिलाकर लगभग कितनी एसोसिएशन है, बार एसोसिएशन? ऐसे सर लगभग आप देखें कि 23 जिले हैं हरियाणा में, इसी तरह 23 जिले के आसपास पंजाब में है, और हर जिले के साथ 2-2, 3-3 सब डिविजन हैं, तो लगभग 150-60 के करीब जो है वो टोटल बनते हैं। अब इस गेम में अब वो जो बात आ गई कास्ट वाली, कि कोई व्यक्ति अगर मान लो अपनी कास्ट के व्यक्ति को देख के वोट दे दे जी, तो वो कास्ट का व्यक्ति कब आएगा? कोई मान लो बंदा लुधियाने का है और आपकी कास्ट का, आपने उसको वोट दे दी, वो कैसे आपको मैच करेगा? आपको तो वही देगा जिसको साथ खड़े होने की आदत है, जिसको वकीलों को लड़ने के लिए आदत है। आपकी कास्ट वाले व्यक्ति को वकीलों के इसलिए स्टैंड लेने की आदत है या नहीं है, जरूरी नहीं है। आपको चुनाव उसका करना है जो वकीलों के लिए स्टैंड ले सकता है, जो अपने हितों को छोड़ के। देखिए, जब भी आप किसी चुनाई हुई पद पे जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं कि आपको अपने हित मिल जाते हैं और उसमें समाज के हित को आप दरकिनार कर देते हो। समाज उसको चुनना पसंद करता है जो अपने हित छोड़ दे और समाज के हितों को सर्वोपरि रख के काम। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही, जाति और राजनीति नहीं, जो सबके हित की बात करे उसे ही चुनना चाहिए। राजेंद्र जी, इस बार आप चुनाव मैदान में दोबारा हैं,
इस बार मुद्दे क्या हैं जिन मुद्दों को लेकर आप वकील साथियों के बीच में जा रहे हैं? जी, ऐसा है, वैसे तो जैसे वकील हैं, ये वकालत जो एक प्रोफेशन है जी ये कोई बिजनेस नहीं है। और ये प्रोफेशन भी एक कमाल का प्रोफेशन है कि ये इसमें आप अपना काम नहीं कर रहे, आपकी रोजी रोटी उस काम से जुड़ी हुई है, ये एक अलग बात है, परंतु आप स्टेट का काम कर रहे हो, जी। देश का काम कर रहे हो। न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना ये देश की सरकार की जिम्मेवारी है। उसके लिए जुडिशरी, पुलिस और अन्य प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं। जी इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो कड़ी है वो एडवोकेट है सर। मैं कई बार कोई जुडिशियल अफसर, जैसे मेरे को बार में प्रधान रहने का मौका मिला तो जुडिशियल अफसर से इंटरेक्शन होती थी, मैं ये कहता था उनको कि सर अगर किसी क्लाइंट को हम डायरेक्ट जुडिशियल अफसर के पास भेज दें कि भाई तू जाके सारी बात अपनी सुना, पूरे दिन में एक क्लाइंट को भी डील नहीं कर सकता। क्लाइंट आता है एडवोकेट के पास, माध्यम में 8-8 घंटे तक हम उसकी बात लिखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जो रेलेवेंट है वो निकालते हैं, रेलेवेंट है उसको नहीं निकालते, और 8 मिनट की बात कोर्ट के आगे पेश करते हैं। हमारे 8 घंटे में से हम 8 मिनट करते हैं। अगर डायरेक्ट जुडिशियल अफसर को कह दें लो जी 8 घंटे, तो कोई उसको काम को कर ही नहीं सकता। हम तो रिफाइन करते हैं ताकि जुडिशियल सिस्टम चल सके, ये न्याय व्यवस्था, ये न्याय प्रक्रिया जो है ये चल सके। अगर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में से एडवोकेट हटा दिया जाए जी जी तो कोई न्यायिक अधिकारी अगर पूरे महीने में भी एक केस का फैसला कर दे, मेरी समझ से ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को वो अपनी वकील की तो बात मान लेगा और किसी की नहीं मानता। वो वकील को 2 घंटे एक बार, 2 घंटे एक बार, 2 घंटे एक बार, कई बार तो ऐसा होता है 2 घंटे उसकी बात सुनी और सिर्फ 2 मिनट जाके कोर्ट में बोला। अगर जुडिशियल अफसर को वो 2 घंटे देने पड़ जाए तो जुडिशियल अफसर काम कर सकता है। काम ही इसलिए कर पा रहे हैं सिस्टम क्योंकि एडवोकेट जो है वो उसको रिफाइंड करके आपको बिल्कुल छान के कि बस ये बात है जी 2 मिनट की, मेन मुख्य बिंदु आप वो कर देते हैं। तो ये सबसे रेलेवेंट जो है वो एडवोकेट है। अब बात आ गया कि मुद्दे की बात आ गई कि एडवोकेसी की मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंस क्या है, एक लॉयर की एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है। अब मुद्दों में सबसे पहले क्या है, सबसे पहला जो मैंने बार के प्रधान के तौर पे भी हमेशा प्रमुखता से उठाया, उसको अमल में लेके आए, उसको इम्प्लीमेंट किया पूरे 1 साल, कि वकीलों का जो मान सम्मान है ना कोर्ट में काम करते हुए वो सबसे ऊपर है। हमने पता नहीं किस किस के खिलाफ केस लड़ना है, एक पार्टी का तो केस है, उसका तो इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, और हम कुछ फीस लेके, कुछ एक अमाउंट लेके, अपोजिट में ये भी नहीं देखते कौन है, एमएलए है, मंत्री है, सीएम है, एक्स सीएम है, लोग पता नहीं किस किस के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं सिर्फ फीस लेके। तो इतना नोबल काम करते हुए जब शायद कई बार सगा भाई भी कहता है यार इग्नोर कर, उससे क्यों दुश्मनी लेनी, किसी मंत्री से क्यों लेना, सगा भाई भी कई बार सोचता है यार छड्डो छड्डो, ये तो पता नहीं बात बनेगी नहीं बनेगी, और वकील आपके साथ खड़ा है, बिल्कुल अड़ के खड़ा है। तो ऐसे काम को करते हुए वो व्यक्ति बहुत सम्मान डिजर्व करता है। कई बार क्या होता है, अदालती कार्य करते हुए जो एडवोकेट कोई बात रखते हैं तो कोर्ट में उनका मान सम्मान जो है, जो बात करने का तरीका सिस्टम के द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, पुलिस अधिकारियों द्वारा, जुडिशियल ऑफिसर द्वारा, वो उनके अप टू द मार्क होना चाहिए। ये मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जब भी वो कोर्ट में जाए सम्मान, कॉन्फिडेंस, उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कोई बात, ऐसा भी हो सकता है कि वकील ने कोई बात रखी वो गलत हो, बहुत बार जुडिशियल अफसर भी गलत बात कह देते हैं, पुलिस वाले भी गलत बात कह देते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता कि कोई जुडिशियल अफसर ने गलत बात कह दी तो कोई उसको ह्यूमिलेशन फेस करनी पड़े या कोई एसपी को ह्यूमिलेशन फेस करनी पड़े। इसी तरह पार्ट ऑफ द सिस्टम एडवोकेट है, ही शुड ऑल्सो बी रिस्पेक्टेड, चाहे वो उसने अपनी बात रखी है, समझ आई नहीं आई, ठीक है, जो उसकी तरफ से ठीक थी उसने कह दी, तो सबसे पहले जो है वो रिस्पेक्ट की, ठीक है, सबसे पहले। राजेंद्र जी, तो जैसे आपने बात की वकीलों के सम्मान की, वकीलों के कॉन्फिडेंस की, बात है कि जिस प्रकार राजनीति के मैदान में सभी राजनीतिक दल मुद्दे रखते हैं चुनाव जीतने के लिए और जनता को वायदे करते हैं कि अगर हम जीतेंगे तो हम ये करेंगे, ऐसे ही आपका जो चुनावी मुद्दा क्या है कि अगर वकील साथी आपको मौका देते हैं सेवा करने का, सदस्य चुनते हैं अपनी वोटिंग के माध्यम से, तो ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप वकील साथियों की भलाई के लिए करना प्राथमिकता से करेंगे? जी जी जी, वैसे तो जो ये मुद्दा मैंने सम्मान का कहा ना, आप कभी भी वकीलों के बीच में जाएंगे जी जी, तो वकील तो कहता है कि भाई, और हम चाहते हैं कि सबसे पहले वकील का सम्मान हो। जब हम काम कॉन्फिडेंटली करेंगे,
हम किसी की भी आंख में आंख डाल के बात करेंगे ये सोच के, जी तो वो हमारे लिए सबसे प्राइमरी है, बाकी सब मुद्दे सेकेंडरी है, बिल्कुल सेकेंडरी में भी प्राइमरी मुद्दे हैं, पर सबसे प्राइमरी मुद्दा मेरी नजर में वकीलों के लिए मान सम्मान का है, उनके वकार का। इसके अलावा अच्छा दूसरा क्या है, जैसे जब हम ये केसेस लड़ते हैं तो अब आजकल क्या हो गया कि लोग एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना रखने लगे। हम जिसके वकील अपोजिट हैं वो ये सोचता है, वो ये नहीं सोचता कि हम न्याय प्रक्रिया का हिस्सा हैं, वो ये सोचता है कि सब जो अपोजिट वकील है वो मेरे राइट के मिलने में बाधा बन रहा है। ठीक है, वो अपना वकील को तो चाहता है कि मेरा वकील तो मेरे लिए पुरजोर लड़े, परंतु दूसरे का जो वकील है वो शायद अपना उतना केस अच्छी तरह ना लड़े और मुझे मेरा राइट मिल जाए। ये एक मनोभावना बन जाती है। कई बार क्या होता है कि मेरे क्लाइंट को ही ये लगने लग जाता है कि भाई ये तो ऐसा होना चाहिए था, ऐसा हो। हर एक को परमात्मा ने एक बुद्धि दी है, वो अपने हिसाब से सोच, जैसे मैं न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी नहीं होती, शायद यही वजह। अब मैं डॉक्टर ने कोई इलाज किया और मैं कहने लग जाऊं भाई ये दवाई ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, ऐसे इतना समय किसी के पास नहीं होता, वो तो आपको बता सकते हैं दवाई आप लो या ना लो, कोई उसके अंदर ज्यादा वो सोचने लग जाए। तो इसके लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बहुत जरूरी है। हमने देखा है कि आजकल लोग एग्रेसिव हो जाते हैं कि मेरे ऐसे करना था, ये बात तो कही नहीं, हो सकता है कि वो बात उसके खिलाफ ही हो इसलिए वकील ने ना कही हो, पर उसकी समझ से लगता है कि उसकी बात कही नहीं गई, उसको ये लगता है कि मेरी ये बात कहनी चाहिए थी, अदरवाइज वो बात उसके खिलाफ जानी थी और उसको इस बात की समझ कहेगा आपने वकील साहब ये तो बात बोली नहीं, और इस बात को लेके वो अग्रेसिव हो जाएगा। अब उसको कौन समझाएगा ये बात। तो लोगों को डेटरेंट एक जरूर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए, जिससे लोगों में एक मैसेज हो कि एडवोकेट जो है वो न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का पार्ट है, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ना वो किसी के फेवर में है ना वो किसी के अगेंस्ट है, वो तो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का एक पार्ट है। और अगर कोई उनके कार्य को करने में उनकी बाधा अड़चन करता है तो उसके लिए जो सजा है वो सख्त से सख्त होनी चाहिए। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट इसके लिए एनेक्ट भी होना चाहिए और इम्प्लीमेंट भी बिल्कुल स्ट्रांगली होना चाहिए। इस चीज को इंश्योर करेंगे हम बिल्कुल 100%। और उसके अलावा क्या मुद्दे, ये तो दो बड़े बड़े दोस्त। उसके अलावा क्या है कि अब आजकल बहुत सारे जो युवा साथी हैं उनका रुझान स्वतः ही मतलब ऑटोमेटिकली लॉ करने की तरफ आ रहा है। हमारे वाले समय में ऐसा था कि लॉ की तरफ कम रुझान था लोगों का, था परंतु कम था, परंतु आज का जो यूथ है वो लॉ की नॉलेज भी लेना चाहता है, अपने आप को लीगल पार्ट सिस्टम का पार्ट भी बनाना चाहता है, इसलिए बहुत सारे साथी जो हैं वो लॉ करके नए जो हैं बड़ी अच्छी बात आ रहे हैं और लॉ कॉलेजेस भी नए खुल रहे हैं। तो जहां पे गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस को खोलने की परमिशन दे रही है, बीसीआई लॉ कॉलेजेस को खोलने की परमिशन दे रही है, तो लाइकवाइज ही उनको जब रिसीव करता है सिस्टम, एडवोकेट लॉ करके पास आउट हो गया जी, तो उसके लिए चैम्बर की सुविधा, उसके लिए पार्किंग की सुविधा, ठीक है। जब आप एक सिस्टम में किसी चीज का इनपुट डाल रहे हो तो जो आउटपुट है उसको इधर रखने की व्यवस्था आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि आपने एडवोकेट लॉ कॉलेज तो कुरुक्षेत्र में 4 खोल दिए, ठीक है, वो जब 300 वकील बाहर आएंगे, 200 वकील ईयरली रजिस्टर्ड होंगे कुरुक्षेत्र में, ठीक है, तो उनको बैठने के लिए चैम्बर भी तो चाहिए जी। और ये सिर्फ एक जिले की बात नहीं है सर, ये पूरे पंजाब हरियाणा के हर जिले की बात है। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए चाहिए कि आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बननी चाहिए। एक एडवोकेट जो है उसको कॉन्फिडेंस तभी आता है, एक शुरुआत में आके वो अपने सीनियर के साथ सीखता है, काम को सीखता है, किसी की बॉन्डिंग अच्छी बन जाती है, किसी का अपना काम करने का मन है, किसी का अलग बैठने का मन है, तो एक 10 बाय 10 का कमरा चाहिए उसको, ठीक है, और वो भी उसको अपने लिए नहीं चाहिए उसको, क्योंकि उसने क्लाइंट को अटेंड करना है, क्लाइंट की प्राइवेसी है, क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी है। अगर एक जगह 5 लोग बैठे हैं, कई बार वो खुल के अपनी बात नहीं कह पाता, ठीक है, तो हर यंगस्टर को भी ये राइट है कि वो अपने क्लाइंट को अलग से बिठाए, अलग से बात करे और उसकी एक प्राइवेसी मेंटेन हो। तो मुझे लगता है कि हर जगह मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बननी चाहिए, जैसे कहीं सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है, कहीं डबल है, कहीं ट्रिपल है, उसकी बजाय 10 स्टोरी बिल्डिंग का प्रावधान रख दो, 4 आज बना दो, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब जरूरत बने 2 साल के बाद 2 फ्लोर और बना दो, 2 साल के बाद 2 फ्लोर और बना दो, की बढ़ती संख्या के हिसाब से इस समय इसको तो 10 स्टोरी 15 स्टोरी ऐसी बिल्डिंग बनाए बगैर काम नहीं करेगा। जब आपने लॉ कॉलेजेस से लोगों को एजुकेशन का लॉ करने का माध्यम दे दिया, उनको अधिकार दिया और वो अपनी सेवा देना चाहते हैं, तो जरूर उनको चैम्बर मिलने चाहिए। हो क्या रहा है, चैम्बर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जो लोग चैम्बर लेना चाहते हैं उनको इतना हाई रेट देना पड़ रहा है उस 10 बाय 10 के एक स्थान का, जितना आपके 17 सेक्टर के अंदर रेट है ना जी, उससे ज्यादा रेट आपको कोर्ट में 10 बाय 10 के कमरे का मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने
सिस्टम में डाल तो दिए 2000 एडवोकेट और चैम्बर है 300। 300 अब 300 के ऊपर 6 गुना है, एक रूम में 5-5 एक 6 रूम में 5-5 6-6, और आप अगला कोई चैम्बर आने की उम्मीद नहीं लग रही, ठीक है। तो वो एक लोगों के मन में इनसिक्योरिटी हो जाती है कि भाई आगे चैम्बर तो बनने नहीं। उस इनसिक्योरिटी की वजह से वो रेट बिना मतलब रातों रात बढ़ता बढ़ रहे है। हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार खाद की किल्लत होगी, जी जी किल्लत की वजह से रेट जो बढ़ने थे वो तो बढ़ने ही थे, ठीक है। लोग स्टॉक करने लग जाते हैं। करने लगे, भाई ठीक अल्लाह ये तो पता नहीं आगे पता नहीं मिलेगा कि नहीं, जिसको 2 कट्टे चाहिए वो 7 कट्टे रख लेता है, ठीक है। वो और रेट बढ़ जाता है। इसी तरह अब जो यंगस्टर आया उसको लगता है यार इस रेट पे मिल रहा है तो मिल रहा है, वरना अवेलेबल कहाँ है, ठीक तो है। वो उसको दे देते हैं। जब वो एक बंदा खरीद लेता है तो उसका रेट उतना बढ़ जाता बढ़ है। जाता कई सब डिविजन में इतना रेट हाई है। अब कोई व्यक्ति इतने ज्यादा पैसे दे के अगर चैम्बर खरीदेगा तो उसका ध्यान मतलब न्याय व्यवस्था में पार्टिसिपेट करने का, उसमें योगदान करने का किस तरह हम उससे सोच सकते हैं कि एक 10 बाय 10 के कमरे के उसने अगर इतने ज्यादा पैसे दे दिए, मैं अपने मुंह से अमाउंट नहीं बोलना चाहता, इतने ज्यादा पैसे दे के यानी हम ये कहते सबसे हैं गंभीर मुद्दा माना इतना जा गंभीर सकता है मुद्दा है। कि भाई जो भी वकीलों की नया संख्या साथी बढ़ती आ रहा जा रही है, लेकिन चैम्बर की समस्या सबसे बड़ी है। मैं इस बात पे हैरान हूं कि अब तक इस चीज को एड्रेस क्यों नहीं किया जा रहा कि जब इतने आपने लॉ कॉलेजेस खोल दिए, जी जी जब आपने कुरुक्षेत्र में खोल दिए 4, रोहतक में खोल दिए 8, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको बिल्डिंग बनानी चाहिए। ये तो प्रशासन ये का ज्वलंत मुद्दा है ज्वलंत और मुद्दा इस है। आपकी जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा आप उसको झोंक कैसे सकते हो कि अगर तुझे चैम्बर चाहिए तुझे इतने पैसे पे करने पड़ेंगे? उसको तो एक नॉमिनेबल रीजनेबल रेट पे एक 10 बाय 10 का छत चाहिए। यानी वकील बनने के बाद सबसे बड़ी चुनौती चैम्बर लेना आज के समय में इतनी बड़ी चुनौती हुई पड़ी है, और इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है इस बात को देख के हमारा। तो कि इस इसके अलावा जैसे एक तो आपने बड़ा अच्छा शुरुआत में आपने सम्मान की बात की, कॉन्फिडेंस की बात की, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात की, और उसके बाद सबसे बड़ी समस्या आपने बताई। ऐसे और क्या क्या मुद्दे हैं जो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो रोजमर्रा की लाइफ में एडवोकेट्स को फेस करने पड़ते हैं। जैसे अब हम काम करते हैं, हमारी कोई भी आप ये समझे पेंशन नहीं है जी, कोई भी हमारे को, जब हम जॉब से इस स्थिति में पहुंच जाएंगे, शरीर इस स्थिति में पहुंच जाएगा कि हम काम आगे नहीं कर पाएंगे, तो हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम या कोई एक्स्ट्रा अमाउंट इकट्ठा हमें नहीं मिलना। ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है अपने सर्कल के यारों दोस्तों के, गरीब आदमियों के, जो कई बार पीड़ित होता है, वैसे मन में करुणा आ जाती है और हम फ्री में केस लड़ते हैं सर। आप मानोगे कि मेरे पास जितने केस हैं लगभग 50% मैं अपने यारी दोस्ती या कोई ऐसा साथी आ गया, कोई गरीब आ गया, वो यार इसका तो केस लड़ना पड़ेगा। ऐसे कैसे कर सकते हो? आप इंसान है, उसका मन है, कोई आ गया ज्यादा दिखता है तो फिर उसमें मदद करनी पड़ती है। अब हम उनकी मदद भी कर रहे हैं, सिस्टम में कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, पता नहीं कहां कहां से कैसी कैसी दिखते हैं, फेस करते हैं, परंतु अल्टीमेटली जो है सिक्योरिटी नहीं है जी। जो व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया में भाग ले रहा है, चाहे जुडिशियल अफसर है उसको सिक्योरिटी है, पुलिस ऑफिसर है उसको सिक्योरिटी है, परंतु एडवोकेट हु इज आल्सो एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि एडवोकेट इज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, एंड ऑफिसर ऑफ द कोर्ट शुड आल्सो हैव द कॉन्फिडेंस कि मेरे को एट द लास्ट डे मेरे पास एक सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो इसका कुछ ऐसा इंतजाम हो, कोई मेडिकल इंश्योरेंस हो एडवोकेट्स के लिए फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, कि जो एडवोकेट्स हैं उनको मेडिकल फैसिलिटीज फ्री मिलेंगी, तो उनको कोई ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी हो, इस तरीके की कोई ना कोई सिक्योरिटी आए। देखिए हम उनसे काम तो ले रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट न्याय व्यवस्था का, और हम उनको सिक्योरिटी नहीं दे रहे, हम उनको चैम्बर नहीं दे रहे, हम उनको मान सम्मान देने में किल्लत कर रहे हैं। सबको यूं लगता है भी यार एडवोकेट कोई थाने वाला सोच रहा है, कोई जुडिशियल अफसर सोच रहा है। काम आप उनसे सबसे टफ ले रहे हो। जिस दिन किसी जुडिशियल अफसर पे दिक्कत आ जाए, जिस दिन किसी पुलिस वाले पे दिक्कत आ जाए, उस दिन उसको पता लगता है वकील साहब चीज क्या है। जिस दिन कोई करप्शन के केस में पकड़ा जाता है, जिस दिन उसका भाई उसकी जमीन हड़प लेता है, उस दिन उसको पता लगता है भी वकील साहब क्या है। और फिर वो कहता है चलो ना जी मेरे लिए थाने में, वो पुलिस वाला ही कहेगा मेरे साथ थाने में चलो ना जी, मेरी बात करो ना जी, मेरे साथ एसपी पे मिलो ना जी, उस दिन वो कहेगा भाई आप मिलो एसपी पे। जरूर उससे पहले उसको पता लगता है भी ये चीज क्या है जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है। और उसके अलावा मुद्दे, उसके अलावा सर एक मतलब आप ये सोचिए कि रेगुलर सेमिनार्स होने चाहिए एडवोकेट्स के लिए। जैसे अब 3 जो एक्ट है ये नए आए, लॉ बदला, कंप्लीटली चेंज हुआ, सेक्शंस चेंज हुए, और बहुत सारों में सजाएं भी चेंज हुई, बहुत सारों में डेफिनेशंस भी चेंज हुई। नए जो प्रोविजंस हैं वो, जैसे समाज बदल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है, और जो जितने भी मतलब आप समझिए कि क्राइम जो है वक्त के साथ जो संशोधन उसके अंदर हुए, उसके लिए जरूर सभी वकीलों को टाइम टू टाइम बार काउंसिल के द्वारा जो है वो लेक्चर्स होने चाहिए। फ्रॉम कोई यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर हो, कोई
मतलब किसी इंस्टीट्यूट का कोई ऐसा रिसर्च स्कॉलर ताकि हो, वकील एडवोकेट ताकि अपडेट रहे। अब आप देखो जुडिशियल एकेडमी बनी हुई है, जी हर जुडिशियल ऑफिसर को 6 महीने में, साल में वहां पे जाके 1 दिन की, 2 दिन की, 7 दिन की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। इनकी एक इंडियन जुडिशियल एकेडमी बनी हुई है भोपाल में, उनको ये ट्रेनिंग देते हैं, रेगुलर अपडेट करते हैं उनको, ये रेगुलर, आप सोचो कि अथॉरिटीज भेजते हैं कि ये इस समय जो प्रेसिडेंट आए इंपॉर्टेंट है, तो जो काम एडवोकेट कर रहे हैं क्या उनको अपग्रेडेशन की जरूरत नहीं है? जरूरत है, बहुत मान लो मैं 20 साल पहले कोई चीज पढ़ के आया हूँ और कोई एमरजेंट कोई ऐसी चीज आई, तो आप वेट क्यों कर रहे हो कि भाई वो जब कभी कोई उसके सामने समस्या आएगी तो सीखेगा? जुडिशियल अफसर के लिए तो वेट नहीं करते, उसको तो रेगुलर क्लासेस, रेगुलर इंप्रूवमेंट, अपग्रेडेशन जो उसके लेक्चर्स हैं वो चलते हैं। तो सेम जुडिशियल अफसर की तरह ही एडवोकेट को मान के नियमित रूप से सेमिनार होते रहने चाहिए, ये होनी चाहिए ताकि वकील अपडेट रहे, उनका विजन बढ़े। वो हमने मदद तो मतलब सारी चीजों के बाद जुडिशियल अफसर को करनी है न्याय करने में, हम उसको मदद ही तो कर रहे हैं कि भाई ये इस पार्टी का केस है, इस पार्टी का केस है और आप इसमें न्याय करें। जुनेजा जी, जिस प्रकार से एक से देखने में ये भी आया कि पहले महिलाओं की संख्या बहुत कम थी एडवोकेट्स आपकी एडवोकेट की लाइन में, लेकिन अब बदलते वक्त के साथ जैसे आपने कहा कि यंगस्टरों का रुझान जो है वकीलों की ओर बढ़ता जा रहा है, इस पेशे में आने के लिए, ऐसे महिलाओं की संख्या भी बढ़ रही है। उनकी सुविधा के लिए, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी सुविधा को लेकर, उनको मतलब मोटिवेशन को लेकर भी कोई मुद्दा है इस चुनाव में? सर ये बहुत आपने बड़ा बढ़िया सवाल पूछा। इस समय क्या है कि हमारी जो नई बच्चियां हैं, नई बहनें हैं एडवोकेट, वो लॉ कॉलेजेस में इतना ज्यादा एडमिशन ले रही हैं, वो बाय ऑन देयर ओन, उनका मन है लॉ पढ़ने का, उनका मन है अपने आप को समाज में अपग्रेड करने का, समाज के न्याय व्यवस्था में योगदान देने का क्यूरियोसिटी है। और बहुत अच्छी बात है कि लेडीज आ रही हैं, क्योंकि ये एक बड़ी ही स्वाभाविक सी बात है कि जहाँ पे कोई लेडी आती है वहां का माहौल भी वो इम्प्रूव करती है। जी, नेचुरली बात है, मतलब वहाँ ऑटोमेटिक माहौल बदलना नजर आता है, माहौल बदलना नजर आता है, इम्प्रूवमेंट होता है, बात करने का तरीका, लहजा, हर एक चीज है। एक नारी के आने से जो है किसी भी जगह का फलना फूलना, वहां का माहौल जो है वो पॉजिटिव होने लग जाता है। तो जितनी हमारी बहनें, जितनी हमारी बच्चियां इस प्रोफेशन में आएंगी, उतना ज्यादा इस प्रोफेशन का जो है इम्प्रूवमेंट होगी, और वो सारी जिम्मेवारियां परिवार की उठाती हैं, उसके बाद भी पूरा योगदान कोर्ट में दे रही हैं। मैं कई बार महसूस करता हूँ कि भाई जैसे घर की हम तो घर की जिम्मेवारी कोई कोई उठाते हैं, और उसके बाद भी कोर्ट में समय कितना दे और मुझे लगता है बड़ा रेयर ऐसा होता होगा, जैसे आपने बताया कि 46 जिले, सब डिवीजन में इतनी है, महिला जो अधिवक्ता है बहुत कम प्रधान बनी हो बार एसोसिएशन, रेयर होंगी, ये बहुत कम है, बहुत कम है इसका नंबर। मैंने कई महिला ऐसी अधिवक्ताओं को भी देखा है, उम्र उनकी काफी है, प्रैक्टिस उनकी काफी लंबी हो चुकी है, लेकिन उन्हें प्रधान बनने का मौका नहीं मिला, शायद प्रधानगी के लिए उतरते भी कम है। ये ऐसा लगता है कि इस चुनाव में ये मुद्दा भी रहेगा कि महिलाओं को, महिला अधिवक्ताओं को आगे आने का मौका मिलना चाहिए। जैसे 25 में से 7 सीट रिजर्व कर दी, तो ऐसे प्रधानी के लिए भी कहीं आना चाहिए। 100% इस पॉइंट पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं ऐसा वर्डिक्ट दिया हुआ है कि आपको रोटेशन बेस पे करना चाहिए। इस पे मैं एक पॉइंट जरूर कहना चाहूंगा, जो आपने अभी बात उठाई ना, ये चीज मेरे को बड़ी खलती थी कि लेडीज, हम वोट मांगने उनसे चले जाते हैं, बहन जी वोट देना, बहन जी वोट दो, आपके लिए काम करेंगे, आपके लिए सोचेंगे। अब जब उन्होंने दिया, बहनों ने आशीर्वाद भी दिया, बनाया भी, तो मन में आया भी क्या कर सकते हैं, ऋण कैसे उतारें। देखो, जो आदमी वोट की वैल्यू को समझता है ना, उसके लिए तो वोट एक ऋण है, जो उसने पॉजिटिव वे में उतारना है समाज का, किसी भी तरीके से, जिसने दिया उसका नहीं, समाज का ऋण उतारना है उसने। तो कुरुक्षेत्र में मैंने ऑनर बोर्ड देखा, सिर्फ 2 या 3 बार ऐसा हुआ कि किसी भी पद पे जो लेडीज है वो सिलेक्ट हुई हो। तो जनरल हाउस की मैंने मीटिंग कॉल की, उसके अंदर एजेंडा रखा कि मैं हमारी बहनों के लिए सीट रिजर्व करना चाहता हूँ। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे एक सीट स्पेशली रिजर्व की गई, जिसपे लेडीज ही लड़ेंगी, और हमेशा लेडीज जो है वो फ्रंट बेंच पे बैठेगी। ये इंश्योर करने का काम 2021-22 में उस समय बार ने मुझे प्रधान की जिम्मेवारी, लेडी एग्जीक्यूटिव मेंबर यानी वो आपके प्रधान काल में वो मेरे को सौभाग्य मिला। तो ये पोस्ट, और आपने देखा हो कि और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में भी है। हाँ सर, और मैंने देखा है कि 2-3 बार एसोसिएशन में ऐसा है, कहीं ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद जो है वो रिजर्व कर दिया गया लेडी एडवोकेट्स के लिए। जैसे कहीं 8 पद है, उनमें से लेडी, हमारे यहाँ पे 5 पद थे। ठीक है। तो मैंने 5 पद वो रखते हुए एक नया क्रिएट किया, लेडी एग्जीक्यूटिव मेंबर, उस पे लेडी ही लड़ेगी, ताकि कभी भी जब लेडीज
देखिए चुनाव लड़ेंगी तो उनकी जी। पर्सनैलिटी भी इंप्रूव होगी। जो यानी चुनाव मान के लड़ता है कुरुक्षेत्र बार एसोसिएशन में महिला लेडी एडवोकेट को आगे लाने का श्रेय आपको जाता है, ये मान लो चाहिए। ऐसा है, ये तो बस मेरे को बाहर ने शुरुआत- मौका दिया जी और मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं कई बार बहुत बहनों से अपनी बात होती है, बहनें कहती हैं भी ये तुमने बड़ा बड़ा काम हमारे लिए। जुनेजा जी, और ऐसे मुद्दे आपने अब तक जितने मुद्दे बताए, मैं खुद बड़ा प्रभावित हुआ आपकी सोच से। और आपने बड़े अच्छे मुद्दे बताए, चाहे एडवोकेट प्रोडक्शन की बात, प्रोडक्शन एक्ट की बात हो, सम्मान की बात हो, कॉन्फिडेंस की बात हो, एडवोकेट्स को अपडेट करने की लगातार संगोष्ठियों का, सेमिनार्स को करने की बात हो, उनकी बुढ़ापे में जब काम से रिटायरमेंट के बाद सुरक्षा की बात हो, चाहे वो बीमा के माध्यम से हो, हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से हो, अब नारी सशक्तिकरण की भी, नारियों को आगे लाने की भी आपने बात बड़ी अच्छी कही। ऐसे और भी कुछ मुद्दे हैं जो लगता है कि हर सदस्य को, मुझे लगता है कोई सदस्य, आपने शुरुआत में हमने कहा कि प्रतिनिधि हैं, जी जो उन 1,14,000 लोगों के 24-25 प्रतिनिधि जो चुने जाएंगे, वो उन सबकी बात रखेंगे। आपने बड़ी अच्छी बातें, मुद्दे बड़े अच्छे आपके हैं आपके। और भी ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो आपको टिप्स पे याद होते हो? ऐसे टिप्स पे नहीं, जब आप घूमते हैं मिलते हैं लोगों से, लोग ही आपको बताते हैं नए समस्या मुद्दे भी देते हैं, नए मुद्दे भी विषय देते भी हैं। आते हैं सामने। अब जैसे मैं कई बार घूमता हूँ, बातचीत होती है, एक मेरा दोस्त था वो फॉरेन गया हुआ था, तो ठीक उसने आगे वैसी बात करी, वो कहता भी मेरा वहाँ, वो रह रहा था कनाडा, उसने इमिग्रेट कहीं और होना था, वो कहता भी मैं लॉयर के पास जा रहा हूँ। तो मैंने कहा इमिग्रेशन के लिए लॉयर के पास क्यों जा रहा है? कहता है भी वहाँ तो सारा काम ही जो इमिग्रेशन का वो लॉयर ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। अब देखिए एक विजन की बात है और बात को वहां से उठाने की बात है। जो भी यहाँ पे इमिग्रेशन का काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ 10वीं पास भी कर रहा है, 12वीं पास भी कर रहा है, उसके लिए कोई योग्यता नहीं है, जी जबकि एक्चुअली ये बहुत टेक्निकल काम है। जी, किसी आदमी को यहाँ से आप दूसरे देश में भेज रहे हो, उसकी जांच भी होनी है, उसने वहां शिफ्ट भी होना है, कल को वहां जाके रिस्क भी है, एक आदमी यहाँ से शिफ्ट हो रहा है और वो कोई भी ऐसा आदमी कर रहा है जो कि जी। टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है। तो अगर बार काउंसिल इस काम को करे कि जो भी इमिग्रेशन का काम होगा जी वो काम सिर्फ लॉयर करेंगे, जी तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। सरकार को इस बात पे प्रेशर डाला गया है कि जो भी इमिग्रेशन एजेंसीज हैं जी जी, वो या तो लॉयर चलाएंगे ठीक है। या अंडर द स्टैंप ऑफ लॉयर चलेगी। चलेगा, अंडर जब भी, अब आप देखो, क्योंकि अभी तक मैंने देखा कि पुलिस हाँ। प्रशासन द्वारा भी लगातार जो समाचार जारी किए जाते हैं, खासकर इन ट्रैवल एजेंटों के बारे में, वीजा वालों के बारे में, तो स्पेशल एक लाइन जरूर लिखी जाती है कि अधिकृत वीजा एजेंट के थ्रू, ट्रैवल एजेंट के थ्रू ही आप बाहर जाएं, जी। अदरवाइज मत जाएं। जी जी लेकिन कुरुक्षेत्र में, पूरे हरियाणा में, पूरे पंजाब में, चंडीगढ़ में ऐसे हजारों लाखों जी, जी। बैठे ट्रैवल एजेंट, तो शायद मुझे नहीं लगता कि वो उनमें से अधिकतर तो अधिकृत भी नहीं होंगे। हाँ, नहीं होंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई विजन लेके चले, सरकार को ये कहे कि ये बहुत एक्सपर्ट काम है, आप उनको इमिग्रेशन कंसल्टेंट बोलते हो, कंसल्टेंट का मतलब है वो एडवाइस दे रहा है। एडवाइस देना, और एक आदमी जिसने खुद ही लॉ नहीं पढ़ा वो एडवाइस दे रहा है, जिसने इमिग्रेशन का लॉ ही नहीं पढ़ा। इमिग्रेशन का एक लॉ है जी जिसके हिसाब से आप ये कहते हैं भाई ये रूल्स पूरे होंगे तो ये बाहर जाएगा, ये रूल्स नहीं पूरे होंगे तो ये बाहर नहीं जाएगा। लोगों के लाखों रुपए इन्वेस्ट होते हैं, लोगों के जीवन के साल इन्वेस्ट हुए होते हैं उसके अंदर, पता लगता है फाइल रिजेक्ट होगी क्योंकि जिसने अप्लाई करी थी उसको नॉलेज ही नहीं थी, कानून के वो बारे फाइल रिजेक्ट होगी, अगले की तो लाइफ के 2 साल चले गए और जीवन पैसा बेकार में भी। चला गया। वही अगर एक एक्सपर्ट होता है, एडवोकेट होता है, वो उसको बताता है भाई तेरे पॉइंट पूरे होते हैं या नहीं होते, इनको करने के लिए आप ये बात कर सकते हैं। तो ये तो काम ही लॉयर्स का था। अगर इसके ऊपर काम करे बार काउंसिल के प्रशासन को, ये स्पेशल इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा जाए कि आप जो भी कंसल्टेंसी करेंगे उसमें एडवोकेट का होना 100% जरूरी है। बिल्कुल, बड़ा अच्छा एक तो ये बड़ा एडवोकेट अच्छा के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी कोई- और लोगों का पैसा भी बचा और सिक्योरिटी Security भी- और पक्की हो गई। और जितने क्रिमिनल केसेस बिना मतलब की लिटिगेशन बढ़ रही है, अगर वो एडवोकेट से रजिस्टर्ड होगा, सारा सर्टिफाई होगा, तो उसके अंदर उतनी ही कॉम्प्लेक्सिटीज भी यानी कम आएगी। सरकार जो प्रयास कर रही है कि लोग डंकी मार के थ्रू ना जाएं, सुरक्षा के तरीके से जाएं, उसमें वकील भी अपनी अहम वकील भूमिका अपनी निभा अहम सकते भूमिका हैं निभाएंगे, नए वकीलों और को रोजगार के employment अवसर भी मिलेगी। जनरेट होंगे। बड़ी अच्छा सुझाव है आपके। ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप देखें, अब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो बहुत बार उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, खासकर आजकल बड़ा मुद्दा पता चल नहीं रहा क्या है क्या कि ले लिया, बाद में उसके बाद केसों में उलझ, जो एक आदमी ने अपनी पूंजी लगा दी, केसों ठीक। में उलझ गए, सब कुछ हो गया। अब आप यहाँ पे बैंक को देखो, आपने बैंक के पास कोई प्रॉपर्टी मोर्गेज करनी है, लोन लेना है, जी, वो कहता है जी पहले एडवोकेट की रिपोर्ट लेके आओ। हाँ, लीगल रिपोर्ट लेके तो जब बैंक ने तो मोर्गेज भी रखना है तो वो एडवोकेट की रिपोर्ट मांग रहा है, और किसी ने सेल परचेज भी करनी है तो उसके लिए एडवोकेट की रिपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी हो जाए कि जब भी कोई सेल परचेज हो गई, ठीक है, इट हैज टू बी सर्टिफाइड बाय सम एडवोकेट, बहुत बढ़िया ट्रायल चेक करेगा कि क्या ये प्रॉपर्टी का टाइटल क्लीन है,
अगर उस प्रॉपर्टी का टाइटल क्लीन है, धोखाधड़ी में नहीं होगी, धोखाधड़ी लोगों कम के होगी, पैसे की बचत भी पैसे की होगी, बचत टाइम की होगी, बचत होगी। टाइम की बचत होगी, कोर्ट्स का बर्डन बढ़ेगा। एक आदमी जीवन में उसने एक पूंजी अपनी निवेश की कहीं जाके, जी अब उसको लीगल नॉलेज थी नहीं, जी उसने जाके किसी के विश्वास करके प्रॉपर्टी ले ली, जी, वो उलझ गया, तो उसके जीवन का तो उत्साह ही खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक उसके बात। बाद जो 10-20 लाख 50 लाख थे वो उसके उसमें फंस गए, जी। उसका तो कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया, भी कभी वो इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएगा। वो इन्वेस्ट करने से तो पैसा फंस जाता है। और यही उसने एडवोकेट से किया होता। अगर हम इसको कंपलसरी कर देंगे, कोई भी सेल परचेज होगी उसके लिए एडवोकेट जो है उसके द्वारा उसको सर्टिफाई किया जाना जरूरी होगा। बैंक करते नहीं क्या? जी, बैंक हर बार कर रहे बैंक हैं। लीगल जब बैंक कर रहे हैं, जो कि इतना बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जी। जिसको 10-20 लाख से फर्क नहीं पड़ता, जी। जब वो कर रहे हैं, और एक जो हमारा मिडिल क्लास आदमी है जिसके लिए वो 50 लाख की जीवन सब भर कुछ की है, जमा पूंजी अगर उसके लिए वो को 5-10 हजार रुपए वकील को दे के उसका टाइटल क्लीन चेक Clear करा ले करेगा। और सरकार उसको कंपलसरी कर दे, तो देखिए दो काम हो गए, लिटिगेशन बच जी। गई, आदमी का निवेश बच गया, और एडवोकेट्स की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। परंतु अभी इसको तो विजन ये को आपने लेके आना अच्छा, पड़ेगा। हाँ, ये जो है सदस्य के तौर पर एकजुट होकर सरकार के साथ मिलकर सरकार को इस बात वकीलों के लिए नए रोजगार के अवसर भी मुहैया करा सकते हैं, लोगों की समय और पैसे की बचत भी करा सकते हो। आप सरकार को जाओ, इस बात को कन्विंस करो। सरकार क्यों नहीं तैयार है? सरकार तो और उलझन से सरकार बच रही है। सरकार तो सरकार तो तैयार चाहेगी नहीं है। कि ऐसे मामले कम आए जिससे लोग धोखाधड़ी का शिकार ना हो, पैसे की भी बचत हो। परंतु मैंने आपको सबसे पहली बात क्या कही थी कि एक सम्मान, एडवोकेट क्या बात कह रहा है, एक एडवोकेट क्या बात कह रहा है, उसका वजन, और एक बार का प्रधान क्या कह रहा है, बार काउंसिल का मेंबर क्या कह रहा है। अगर यही बात मैं बार काउंसिल के मेंबर के तौर पे जाके और प्रशासन के सामने रखूं, सीएम के सामने रखूं, उसको तवज्जो ज्यादा दी उसको जाए। तवज्जो ज्यादा है। ये ऐसे एक और बात भी नए हैं जो ऐसे- आपने 2-3 मुद्दे जो अब लास्ट में जो बताए हैं, वो रोजगार का भी साधन है नए वकीलों के लिए, यंगस्टर के लिए, जी जी जी। और लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया माध्यम है, ताकि उनके साथ धोखाधड़ी भी ना हो, समय की बचत हो, पैसे की बचत हो, और पुलिस प्रशासन के आगे भी इतने ऐसे जो केस आते हैं, जो फाइलें भर गई हैं, वो भी कम हो जाए। ऐसे और भी बहुत से मुद्दे होंगे, ऐसे तो दिमाग सर- में जहन में ऐसे- विषय होंगे। सर, जो प्रैक्टाइजिंग रेगुलर एडवोकेट है ना जी, जी जी उसको तो एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए, उनके मान सम्मान के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनके पास्ट के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। जी हम तो रोज रूटीन में लाइफ में देखते हैं, पर बात यह है कि जब आपको उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलता है, जैसे मेरे को बार के प्रधान के तौर पे इम्प्लीमेंट करने का मौका मिला, तो मैंने लेडीज को रिजर्वेशन दी, सुप्रीम कोर्ट ने तो अब दी है जी जनवरी में आके 2020 में, हमने 2022 में लेडीज को रिजर्वेशन दे दी थी। यही विजन था। उसके बाद जी सब जगह एडवोकेट का वेलफेयर फंड बना हुआ है। जी हमारे जो क्लर्क हैं, जो मुंशी हैं, वो हमारे साथ काम करते हैं। तो हमारे बार के प्रधानी के समय में हमने क्लर्क्स के लिए वेलफेयर फंड अलग लगाया, जिसमें एडवोकेट्स कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। किसी भी वकील के साथ सुख दुख होता था, उसको वेलफेयर फंड से, बार की तरफ से ठीक। जो सहयोग हो सकता था। इसी तरह हमने जो हमारा क्लर्क है उनको परिवार मानते हुए, कि जो आदमी रोज हमारे साथ आ रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, हमारे सेवा कर रहा है, हमारे ऑफिस में योगदान दे रहा है, कल को वो बीमार हो जाए और उसको लाख रुपए चाहिए, 50,000 रुपए चाहिए, तो उसको एकदम कौन देगा? वेलफेयर फंड उसके लिए स्पेशल अकाउंट खुलवाया, जी। और जो एडवोकेट वेलफेयर फंड है उसको 30% रेज करके वो 30% पार्ट जो है वो जी क्लर्क को देना शुरू किया। वो आप कर तब सकते हो। अगर मैं प्रतिनिधि ना होता और मैं इस बात को कहता, तो मेरी बात की तवज्जो क्या होनी? प्रश्न मेरा बीच में एकदम आपके इसी नई जो लास्ट आपने बात कही, रेगुलर प्रैक्टिसिंग वर्ड बोला आपने, मेरा प्रश्न हो सकता है आपको बुरा लगे, जैसे मैंने पहले जाति और राजनीति का प्रश्न किया था, जी जी ऐसे ही हर शहर में देखने में आ रहा है कि रजिस्टर्ड वकील तो है मान लीजिए 1500, जी। लेकिन रेगुलर प्रैक्टिशनर जो है वो है 700, 800, जी 600 लगभग। ऐसे मतलब 30-40% ऐसे एडवोकेट भी होते हैं जिन्होंने लाइसेंस तो लिया हुआ है, रजिस्टर्ड तो हुए पड़े हैं, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिसिंग नहीं करते, ठीक है। केवल वोट डालने के लिए आते हैं। जी। तो इन ऐसे इन 1,14,000 वोटर में से बहुत सी संख्या ऐसी होगी जो कहीं ना कहीं रेगुलर प्रैक्टिसिंग नहीं करते होंगे, जी। वो भी परिणामों पर गहरा असर डालेंगे, बड़ा असर नहीं सर, नहीं, ऐसा है, ये चीज बहुत समय से इस चीज पे डिस्कशन चल रही थी। जी। तो इस समय जो बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं वो लगभग 1,60,000 से 70,000 है। ओके। जिन लोगों ने अपना फॉर्म वेरिफिकेशन करवाया कि हम कोर्ट में आ रहे हैं, हाँ ओके। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार काउंसिल को निर्देश दिए गए और बार काउंसिल ने एक फॉर्म जारी किया कि अगर आप कोर्ट में रेगुलर आ रहे हो तो एक फॉर्म भर के दो। ठीक है। तो अगर मैं हफ्ते में एक दिन भी आ रहा हूँ ठीक तो है। मुझे पता है कि कोई फॉर्म निकला हुआ है ठीक है। और मुझे वो फॉर्म भरना है। ठीक है। तो आप दिन नहीं तय कर सकते ना, कोई जी। टैक्स की प्रैक्टिस कर रहा जी है, जी जी कोई अपना कोई और काम कर रहा है, एक दिन कोर्ट में आता जी। है, एक दिन किसी और कोर्ट में ठीक जाता है। है। तो जो भी कोर्ट से टच में था उसी हर एक व्यक्ति ने फॉर्म भरे हैं, और लगभग 40 से 45,000 लोग फॉर्म नहीं भर ऐसे पाए। छट गए जो जो चाहिए नहीं, मतलब 45,000 लोग जो है वो ठीक। कोई फॉरेन चला गया, ठीक है। किसी की डेथ होगी, ठीक कोई है। गवर्नमेंट जॉब लग गया,
तो उन सब की जो वोट्स हैं जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा, तो उनकी ऑटोमेटिक वो रद्द हो गए जो उनकी। सर बस जिन्होंने वोटर्स- फॉर्म भरे उनकी ही वोट बनी। ठीक है, मतलब हर शहर में ऐसी संख्या कम हुई, ऐसी उस तरह संख्या का परसेंटेज हर शहर में कम हो गया। जैसे हमारे यहाँ पे 3,500 की रजिस्ट्रेशन है ठीक कुरुक्षेत्र में, है, 3,500 से 4,000 की, परंतु वोट जो है वो 2,200-2,300 बनी। यानी आगे जो आने वाले टाइम में जिला हर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जो चुनाव होंगे उनमें अब आंकड़ा कम हो जाएगा पहले से। हाँ, थोड़ा ऐसा सा कम वो होगा। आंकड़ा तो 100% कम होगा जी, जी। परंतु क्या होता है कि नए जो रजिस्टर्ड एडवोकेट्स हैं वही इतने आ रहे हैं कि वो महसूस बैलेंस नहीं हो रहा जाएगा, कि वो कम हो रहा है। कम होगा। क्योंकि मान लो कि आप जो छटाई हो रही है वो तो थोड़ी हो रही है, परंतु नया जो इनकमिंग है वो बहुत ज्यादा है। जुनेजा जी, आपने जैसे बड़े सारे अच्छे विषय जितने भी आपने चाहे उन्हें मुद्दे कहे, विषय के आपने जो बहुत रखे, क्या ये हम वो मान सकते हैं जो 2018 का जो आपने चुनाव लड़ा था उसके बाद अभी दूसरा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उन 7 सालों की मेहनत का, मंथन का कहीं ना कहीं असर नजर आ रहा है, वो विजन नजर आ रहा है? सर ये तो हमेशा ही रहेगा, जब भी आप चुनाव लड़ते हो ना, 2 चीजें जरूर होती हैं। एक तो आपके अंदर विनम्रता आती है, हम्बलनेस आती है। ठीक है, जब भी आप किसी से मांगने जाते हो ठीक है, तो आपको झुक के मांगनी पड़ेगी। ठीक है। तो आपके अंदर से जो व्याधियां हैं, अहंकार है, ये वो सब तो निकलना बुजुर्ग ने शुरू, कहा भी झुके पेड़ पर फल लगता झुके है। पेड़ पे, एक तो वो निकलने शुरू होते हैं। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है। आप जब तक आप चुनाव नहीं लड़ते, लोग आपको सुख दुख नहीं बताते। जब आप चुनाव लड़ने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हो, आप घूमते हो फिरते हो, लोगों को लगता है ये घूम फिर चुका है, इस पे तजुर्बा होगा, इस पे संबंध होंगे, फिर वो आपको अपने दिल की बात बताते हैं। उससे फिर आपको लोगों के दिल की बात जानने के लिए भी तो काबिलियत चाहिए ना। चाहिए, बिल्कुल हर आदमी किसी के सामने अपना दिल तो नहीं खोलेगा ना। बिल्कुल ठीक। भाई मैं यूं तो नहीं भी मेरे को ये मिल गया मैं उसके सामने भी खोल दूं। आदमी चुनाव करता है कि यार ये इस लायक है कि मैं इसको अपनी मुश्किल बताऊं और ये मेरी बात और को ये सुनेगा, दिल से उस बात को सुनेगा और उस पे कुछ उस पर अमल करेगा, बजाय कि ये उस बात का मजाक उड़ाएगा, पीठ पीछे काट करेगा, या कोई उसका फ्यूचर में उसको मिसयूज करेगा। लोग आपको अपनी समस्या के लिए भी चुनते हैं। तो जब आपको समस्या के लिए चुना गया, वो एक्सपीरियंस है आदमी के, जुड़ते जाते हैं लाइफ के। मतलब मेरे को ये जो बातें जितनी भी पता लगी, लोगों से पता लगी, उन्होंने चुनाव किया कि भाई इसको बताते हैं, शायद अगर ये बार काउंसिल का मेंबर बना हो सकता है ये इसको इम्प्लीमेंट। ऐसा आइडिया भी है जुनेजा जी की 1,14,000 जो वोटर्स है एडवोकेट, इनमें सबसे बड़ी उम्र के एडवोकेट्स को मतलब लगभग कितनी एज होगी उनकी जो इस समय भी एक्टिव होंगे? सबसे छोटी उम्र का तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 12th के बाद बीए करने में कितने साल लगे, रजिस्टर्ड होने में इतना साल, हम उसका तो हम अंदाजा मार सकते हैं कि जी लगभग 22 साल का 23 साल का जो युवक है वो सर वकील मेरे बन को ये लगता है कि मैं जिनको जानता हूँ 98 या 99 इयर्स एज है, एक्टिव है अब भी? अभी एक्टिव नहीं है, ऐसा एक्टिव अभी एक्टिव नहीं है। वो लेकिन वोट करेंगे वो। जगजीत सिंह विर्क जी थे, जी जी, वो हमारे यहाँ पे बड़े सीनियर लॉयर रहे। हाँ, मेरे right. पिताजी भी उनके ही मेरे पिताजी एडवोकेट थे, वो उन्हीं के अंडर उन्होंने प्रैक्टिस की, उन्हीं जी। के जूनियर थे, उन्हीं के चेले थे। तो बहुत बड़ा नाम है जी, बहुत बड़ा सीनियर सिटीजन फॉर्म की स्थापना भी, बड़ा सीनियर सिटीजन जी, फॉर्म जी। की यहाँ स्थापना की। बहुत शागिर्द है उनके बहुत पूरी कोर्ट, वो पूरे हरियाणा में मुझे लगता है उनके काफी बहुत सारे चेले और गुरुजी हैं बहुतों के। जी जी जी। अच्छा, उसके बाद मैंने देखा कि श्री आत्म प्रकाश मनचंदा जी हैं हमारे यहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी के 86, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। प्रदेश अध्यक्ष रहे, और 86 और 7 इयर्स उनकी एज है, और ही इज स्टिल एक्टिव। जी इसी तरह मैं एक नाम लूंगा, श्री SM आनंद जी से मैं मिला जी हिसार में, जी किसी माध्यम के थ्रू बात करते करते उनके चैम्बर तक पहुंचा। जी। वो 87 इयर्स ऑफ एज हैं, और मेरे को वो इतने एक्टिव लगे कि वो कमाल थी। मैं मतलब अगर जी, कोई जी। उनके मुंह से एज ना बताए जी। तो ही अपीयर्स टू बी 67। ओके। और वो उतनी ही एक्टिवली काम करते हैं, सुबह 10 से लेके शाम को। मैं कोर्ट से निकलने लगा, मैंने कहा ये SM आनंद जी से मिलना है, 5:30 बज रहे थे, कहने उन पे चले जाओ वो बैठे होंगे। मैं गया और वो 5:30 बजे ऑफिस में बैठे और काम कर रहे, ड्राफ्टिंग कर रहे, वो उसको डिक्टेशन दे रहे। तो मतलब ही वॉज एक्टिव। ऐसे मैंने और भी कई साथी होंगे, देखो मेरा जितना तजुर्बा हुआ हाई कोर्ट में, बहुत सारे ऐसे सीनियर एडवोकेट्स होंगे जो इस एट द एज ऑफ 90-95 ईयर्स भी एक्टिव होंगे। पर मैंने आत्म प्रकाश मनचंदा जी को, SM आनंद जी को, हमारे यहाँ पे चौधरी विक्रम सिंह जी हैं, और बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स हैं जो बड़े ही इसके अंदर एक्टिव रहते हैं। और अगर यंगस्टर की बात करें, सबसे छोटी उम्र में, अगर आप सबसे छोटी उम्र में आप ये सोचो कि ना करते हुए 21-22 साल से नीचे नहीं हो सकता सर व्यक्ति, क्योंकि आप +2 करते हो तो आप 17 साल के होते हो एट दी मोस्ट। छठे, अब ये है कि 6 साल से पहले आपका स्कूल में एडमिशन नहीं हो सकता, तो अगर आप 6 साल के हुए, आपका फर्स्ट में एडमिशन हुआ, 12th तक आपके 12 और 6 18, 5 ईयर लॉ करोगे, 18 और 5 23। मैं 22 साल 3 महीने का था जब मेरी लॉ पूरी हुई। ठीक है। अब ये एक तरफ बुजुर्ग वकील हैं 80+, 98 तक के हैं, जी। एक तरफ यंगस्टर हैं जो 22 से ऊपर हैं।
इन बुजुर्गों और युवाओं में इस वोटिंग प्रक्रिया को लेकर, इस कानूनी प्रक्रिया को लेकर कितनी समानताएं और कितनी असमानताएं आपने देखी होंगी जब आप इस चुनावी प्रक्रिया में लगे हुए हैं 6 महीने से या 7 सालों से? कुछ सोच में अंतर ज्यादा नजर आए कि कम नजर आए? कानूनी प्रक्रिया की बात करो सिर्फ। जी सर, जी जी जी, ऐसा है। जो सोच में अंतर है, देखो युवा अपने ढंग से सोचता है और जो सीनियर्स है वो अपने ढंग से सोचते हैं। सीनियर्स को परसुएड करना बहुत मुश्किल है, उनको अपने लिए कन्विंस करना मैं मानता हूं कि बहुत मुश्किल है। उनका जो मन बना होता है, जब आप उनके दिल में उतर जाओगे उनको वो तब अपना वोट चेंज करेंगे। ऐसा नहीं कि वो चेंज नहीं करते। मेरे पक्ष में बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स ने जो बार में हैं उन्होंने अपना मन चेंज किया, जिनसे वो पुराने जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा नहीं भाई, अब की बार हमारा बच्चा खड़ा है, अब की हमारा बार अब तीजा खड़ा है, छोटा खड़ा है, हमारा भाई बार का खड़ा है। दिलों में उतरने की हाँ, जरूरत है। युवाओं से मेरी ऑलरेडी बड़ी इंटरेक्शन थी। जो भी युवा थे, मेरे बड़ा अटैचमेंट मेरे को फील होती है। देखो आदमी युवा से बात करके जवान भी महसूस करता है, हमारा जी। लालच है। हम युवा से बात करते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी और लाइवलीनेस हमारे अंदर क्योंकि आती है। आपकी एज ऐसी है ना जुनेजा जी, कि ना तो आप उस 22-23 साल वाली एज में आते हैं, ना वो नहीं 80 वाली में आते नहीं, हैं। तो एक बड़ी चुनौती रहती है कि क्योंकि एज ग्रुप के हिसाब से देखें तो एज ग्रुप भी कई कैटेगरी में बट गया। कैटेगरी में 80 से ऊपर वाले, 30 से नीचे वाले, 30 से 50 वाले, तो कई कैटेगरियां होगी। तो उन सबके बीच में एक बैलेंस बनाना और अपनी जीत की राह प्रशस्त करना एक बड़ी चुनौती है वो भी। नहीं, ये बात ठीक है। मेरे को अभी इस बात का एज है, क्योंकि एट दी एज ऑफ 40 आप 25 में भी जाके बैठ सकते हो, आप 65 में भी बैठ सकते इस समय आपकी एज कितनी है? 40 है सर। 40 साल। 40 तो मतलब 40 साल की उम्र में भी आपने काफी उपलब्धि हासिल कर ली। 2018 में आपने वो चुनाव लड़ा और पूरा वो भी यही चुनाव था। उस समय मेरे को लगता है वोटर इतने ही होंगे, लाख से लाख में 1 लाख सर 92,000 वोटर थे, पर उस समय तक वो फॉर्म वाला नहीं था। ठीक है। तो पोलिंग 45,000 अप्रोक्सीमेटली हुई थी। अब की बार जो पोलिंग है, मुझे लगता है 1,14,000 में से मान लो 1,65,000 वोट होती, हाँ जी, फिर 80,000 होती, लोग कहते हैं 50% वोटिंग हुई है। ठीक है। अब 1,15,000 में से जो ना वोटिंग करने वाले थे वो 40,000 तो पहले ही जा चुके थे। तो अब ये 80-90,000 होगी, यानी कि 75 to 80% वोटिंग हुई, क्योंकि एक्चुअल कोर वोटर है। अब ये बाहर से जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये रोज आ रहा तो है, ये आ रहा है, ये रोज आ रहा मतलब ये वोट जरूर है, करेगा, ये जरूर करेगा। 2018 में आपने चुनाव लड़ा था, अब 26 आ गया। इन 7-8 सालों में पूरे प्रदेश भर के वकीलों से जो अपील 2018 में की थी, आप 26 में कर रहे हैं, वो कैसे मेंटेन रही उन सभी पूरे प्रदेश भर के वकीलों के साथ? सर ये बात ठीक है आपकी। देखो एरिया बहुत बड़ा है जी। जो हमारा यहाँ पे एरिया है वो पूरा हरियाणा है, पूरा पंजाब है, चंडीगढ़ है, और आप वोट भी सब जगह मांगते हैं। तो 2 तरह से मुझे वोट मिली, एक मुझे मेरी होम बार से वोट मिली और एक मुझे मेरी बार के बाहर से, दूसरी डिस्ट्रिक्ट बार से मेरे साथियों ने मुझे प्यार दिया। मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि जब भी किसी साथी के सुख दुख हो तो मैं जरूर जाऊं, जी चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे वो सिरसा हो। जब मुझे सूचना मिली जी जी। तो मैं जरूर पहुंचा, किसी ने मुझे बुलाया तो मैं पहुंचा। कई बार ऐसा होता है, कोई ऐसी चीजें होती है जिनमें आपको सूचना पे ही पहुंचना होता है, तो मैंने अपनी तरफ से अपने मन से कभी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा कि मैं जा सकता हूं और मैं नहीं जाया। किसी व्यक्ति को, किसी साथी को कभी भी कोई जरूरत मदद पड़ी हमने ना की हो। एक विषय में मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि हम कुरुक्षेत्र के निवासी हैं। जी जी कुरुक्षेत्र में सेंटर बहुत बनते हैं बच्चों के। जी। किसी का पेपर हो रहा एग्जाम में। है, यूनिवर्सिटी में किसी ने पेपर देना है, जी जी। कोई किसी पूरे का प्रदेश HSSC में, प्रदेश भर के लोगों को बस्ती के लोगों का आना जाना लगा रहता है। पर्यटन नगरी के रूप में, पर्यटन नगरी शिक्षा के के नगरी yes, के रूप कोई में, धर्म नगरी के कोई ज्योति सर देखने आ रहा जी, जी। है, कोई गीता पूरे जयंती प्रदेश के देखने आ लोगों रहा का है, आवागमन रहता है। आवाजन। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे को सारे बार के, हरियाणा पंजाब के सारे साथियों की सेवा का मौका स्वतः मिलता रहता है। कोई उसमें मतलब कोई उसके लिए मुझे कोई आडंबर नहीं करना पड़ता, उसके लिए मुझे कुछ ऐसा स्पेशल इवेंट नहीं क्रिएट करना पड़ता। वो तो स्वतः कभी ना कभी किसी भाई का आता रहता है। और कभी भी आपके भाई ने ऐसा नहीं हुआ कि कुरुक्षेत्र आया और उसको हम ना खड़े मिले होंगे। उसके अलावा मेरी बार में जो काम हुए, मैंने उसके बाद अपने प्रधान के पद पे जो रहते हुए काम किया। मेरी बार के लोगों को 8 साल से मुझे एक्टिव देख रहे हैं, वैसे 18 साल से देख रहे हैं। उससे पहले 30 साल से मेरे पिताजी भी रहे। जब आप चुनाव लड़ते हो तो वो सारा कुछ आपके सामने आता है। उनको सब पता है मैं क्या हूँ, मेरा परिवार क्या है, मैं प्रधान रहा हूँ, प्रधान रहते हुए मैंने क्या किया। तो वहां पे मुझे बहुत ज्यादा वोटों को कहने की ना वो कन्विंस, जो मुझे मतलब उनको पता है मैं क्या हूँ। मैं उनके हाथों का खेला वो बच्चा हूँ। उनको पता है कि ये क्या है, कितने पानी में है, अगर हम इसको वोट देंगे तो ये क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। तो मैं अपनी बार में बहुत ज्यादा मुझे कहना नहीं पड़ा। जिसको भी आप कहोगे वो आपकी रग रग जानता है जी। उसको पता है कि राजेंद्र जुनेजा क्या है, क्या उसका स्वभाव है, क्या उसकी नेचर है, क्या है। तो बार में मैं बहुत कंफर्टेबल रहा। बाहर के साथियों के साथ मैंने जुड़ाव अपना बना के, जो मेरे साथी थे
मैं उनके साथ जुड़ा रहा, कोशिश की उनके मन में उतरने की कोशिश की। अच्छा, फिर बीच में एक दौर आया कोरोना का जी उस समय भी बर्डन इस बात का महसूस हुआ मुझे कि मैंने हर जगह जाके वोट मांगी है, आज एक मुश्किल का समय है, तो किस तरह मैं क्या ऐसा करूं कि भी हाँ मैं अपने भाइयों के साथ साथियों के साथ खड़ा हुआ महसूस हूँ। और तो इंसान क्या कर सकता है फिर, जो सभी बारों में जहां से मेरे को एक वोट भी आई थी, जिस बात से मैंने वोट जाके जहां भी मैंने मांगी थी, मैंने सब जगह जाके, उस समय सैनिटाइजर हैंड सैनिटाइजर मशीन थी, जी तो वो सारी बारों में, चाहे वो पूरे हरियाणा पंजाब की में कोई भी, जहां जहाँ जहां जहाँ मैं वोट मांगने गया था, जी जी वहां वहां मैं कोरोना के दौर में दोबारा गया, उन सब से मैंने रिक्वेस्ट की। जो सब डिविजन थी, कहीं एक मशीन लगी, कहीं दो लगी, कहीं पे 5 लगी, कहीं 4 लगी, जो मेरे को परमात्मा ने समर्थ दिया था। देखो, हर एक आदमी का अपना एक जी, समर्थ जी। होता है। मैंने अपनी समर्थ के हिसाब से, जो बड़े डिस्ट्रिक्ट थे 5 6 4, ये कहा कि जितनी आपको, जितने एंट्री हैं, जितनी एग्जिट्स हैं, सभी पे आप हैंड सैनिटाइजर, अच्छा मास्क है, उसके बाद जो हैंड सैनिटाइजर बॉटल्स हैं, वो अपनी तरफ से जो मेरी समझ आई, जो मैं कर सकता था, वो मैंने उस समय किया। और उस समय ये भी नहीं पता था कि चुनाव कब होना है। देखो, चुनाव की दृष्टि से नहीं किया था, सिर्फ एक ऋण वो इंसानियत महसूस का- होता था। जी जी महसूस होता है कि आप चुनाव के समय वोट भी तो मांगने जाते हो, तो आज जब मुसीबत है उस समय भी जाना चाहिए। अगर आप, फिर आप चुनावी प्रतिनिधि कैसे करोगे? जी जी आप लोगों के प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने आप को आगे रखने की काबिलियत तभी रखोगे जब आप उनके सुख दुख में साथ खड़े हो। ये सबसे पहली मुझे ये बड़ी अच्छी आपने सुख दुख में अगर आप साथ खड़े हो तभी आप कोई आगे बात करोगे। अगर सुख दुख में हम साथ नहीं खड़े रह सकते तो चुनाव हार जुड़ाव जो है लगातार बना हुआ है। उस सभी बातों से। पैंडेमिक दौर में भी था, उस पर जोर कोई भी रहा, लेकिन जुड़ाव उनसे जुड़ा रहा। बना रहा, कोशिश रही हमेशा कि भाई जरूर रहे, कि टच रहे, जिनसे हम वोट लेते हैं उनके कहीं भी हम सुख दुख में खड़े हो पाए। वो लगातार हमारे जुड़े हुए हैं। सौभाग्य की बात है हमारी, बड़ी सौभाग्य की बात है। जुनेजा जी, वोटिंग प्रक्रिया जटिल भी है जी। जैसे आपने बताया कि 1 से लेके 157 तक, यानी जो एडवोकेट वोट डालने के लिए जाएगा 17 मार्च को या 18 मार्च को जो वोट डालने के लिए जाएगा, ऐसा तो है ना कि वो बटन दबाएगा, ईवीएम का बेल्ट पेपर है, बेल्ट पेपर मिलेगा, 1 से लेके 157 तक मुझे लगता है कॉलम होंगे, मर्जी है 1 फिल करे, मर्जी है 10 करे, मर्जी 157 करे, यानी टाइम पूरा लगेगा। हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। अगर उस वोटिंग प्रक्रिया की बात करें, बड़ी थोड़ी जटिल सी है, उससे स्पष्ट करना चाहेंगे ताकि जिसे जो जी लोग सर। वोट करने जा रहे हैं, शायद काफी चेहरे ऐसे भी होंगे जिन्हें शायद उस पूरी वोटिंग प्रक्रिया के बारे में पता ना हो। हाँ बिल्कुल ऐसा है सर। आपको एक बैलेट पेपर मिलेगा, शायद मतलब उसकी लेंथ तो जब आएगी तो पता लगेगी, पर ठीक। काफी, जितना आपका टेबल होता है जी, घर अच्छा। का टेबल है उससे आधा, ओके, इतना बड़ा बैलेट पेपर होगा। सीरियल नंबर होंगे, अदरवाइज तो आपको अपना बंदा ढूंढना है, ठीक तो है। आप उसको कैसे ढूंढोगे? और ठीक कई है। बार अगर आप अल्फाबेटिकली रखो तो आशीष कुमार नाम से 2 आदमी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? लैंग्वेज इंग्लिश होगी, लैंग्वेज इंग्लिश नेचुरली बात होगी, है, फिर अल्फाबेटिकली होगी। अल्फाबेटिकली नहीं होगा सर। ओके, सीरियल नंबर होगा सीनियोरिटी वाइज, जो अच्छा। सबसे सीनियर है उसका 1 नंबर, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, 4 नंबर, Okay. 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, प्रैक्टिस 8 प्रैक्टिस ईयर की। एनरोलमेंट के हिसाब ठीक, से अच्छा, enrollment। ये सीरियल नंबर आएगा कि जो 1968 में एनरोल्ड है, फॉर ठीक एग्जांपल, है। वो 1 नंबर हो जाएगा, 67 वाला 69 वाला 2 हो जाएगा, ठीक है। 80 वाला 3 हो जाएगा, ऐसे करते करते चलेंगे। और सीरियल नंबर से आपको इमीडिएटली जिसको आपने वोट डालनी है आप उसको, तो कोई चुनाव निशान तो नहीं है इसमें? चुनाव निशानी, सीरियल नंबर ही सीरियल नंबर आपकी पहचान है भाई, बस। आपका नाम आपको पता होना। आप नाम से ज्यादा सीरियल नंबर की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि नाम तो आप 157 में कैसे ढूंढोगे? ऐसा आपको तो बहुत देर लगेगी नाम ऐसा में। पॉसिबल भी कि राजेंद्र जुनेजा नाम के 2 चेहरे और भी हो, तो फिर सीरियल नंबर अलग हो गया ना। तो यानी नाम से ज्यादा सीरियल नंबर सीरियल नंबर की ज्यादा महत्व है, नाम से ज्यादा सीरियल नंबर, ठीक है। क्योंकि जो सीनियोरिटी या डेट ऑफ एनरोलमेंट है वो राजेंद्र जुनेजा हो और दोनों एक ही दिन एनरोल्ड हो, ठीक है। ऐसा बहुत कम उदाहरण चांसेस है के आज तौर तक पर तो। कुरुक्षेत्र में 18 मार्च को वोटिंग होगी। जी। अगर मैं थानेसर की बात करूं तो थानेसर में 3 केंद्र बनाए गए जी। हैं, ऐसे एक पेवा में होगा, एक लाडवा में होगा, 5 जिले में 5 बनाए गए शाहबाद हैं। में सर। शाहबाद में, सॉरी। तो जब वकील साथी लाइन में लगेंगे तो काफी टाइम लगेगा, तो वोटिंग पर। हाँ सर, देखो ये डिपेंड करता है। अगर कोई 157 के 157 वोट डालेगा तो उसको 5-7-10 मिनट लग जाएंगे वोट डालने में, ठीक है। परंतु आमतौर पे जो हमने वोटर का जो रुझान देखा है, 5-7 प्रेफरेंस डालता है हर मतलब बेल्ट पेपर के ऊपर 1 से लेके 157 सीरियलों के नाम भी होंगे सबके आगे, सबके नाम तो होंगे। वकील ने क्या करना, टिक करना जो वकील नहीं नहीं सर, वो मैं बताता हूँ आपको। हाँ जी, देखो, वो प्रोसीजर वही। 3 तरीके से वोट डल सकती है। जी, जिसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं, ठीक है। सीरियल नंबर नाम लिखा हुआ है, आपने उसके आगे फर्स्ट नहीं लिखना। ठीक है। 3 ऑप्शन है, ठीक है। या तो आप ONE 1, 1 लिखो, ठीक है। या आप न्यूमेरिकल 1, ठीक, न्यूमेरिकल में ठीक है। 1 न्यूमेरिकल डाल दिया वो लिखोगे, ठीक है। या रोमन में 1 लिखोगे। ठीक है। ये 3 ही तरीके हैं ये बताने के कि ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है। रोमन में तो लिमिट होगी कि अच्छा रोमन में तो लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, रोमन लेकिन में वो आसान I है।
फिर 2 आई, ठीक है 3 आई, ठीक है फिर 4 के लिए आई और वाह, बी, मतलब ऑप्शन है, ठीक है। आप करना चाहें ऐसे मतलब 157 तक ले जा सकते 157 तक आप हैं। डाल और सकते हैं। मिनिमम कितना है? मिनिमम एक सर, एक जो पहले एक रूल था कि आपको मिनिमम 5 प्रेफरेंस डालेंगे तब आपकी वोट वैलिड होगी, ठीक। परंतु वो उसको अब की बार जो आरओ है उन्होंने इस मतलब बात को आप हटा एक दिया। भरे चाहे सभी भरे, आपकी मर्जी आपकी है। मर्जी है ऐसा क्या बीच में कोई क्या ऐसा कारण नहीं हो सकता किसी वकील की वोट कैंसिल हो जाएगी उसकी गलती के सर, कारण? उसकी गलती के कारण कैंसिल होने के बहुत सारे कारण हैं। इन तीनों के अलावा आपने कोई और लिखा, आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख दिया, जी आपने पहला दूसरा तीसरा लिख दिया, वो ठीक वोट कैंसिल है। ओके आपने कोई ऐसा निशान बैलेट पेपर पे लगा दिया जिससे आपकी वोट आइडेंटिफाई होती हो, आपके बैलेट पेपर को आपने कहीं से काट दिया ठीक जिससे आइडेंटिफाई होती हो, आपने 1 2 वोटों के सामने लिख दिया ठीक है तो आपकी वोट कैंसिल हो जाएगी। आपको 1 एक के सामने लिखना है, 2 आपने 2 के सामने लिखा हो तो आपकी 1 तो काउंट होगी, 2 काउंट नहीं होगी। परंतु आपने 1 ही 2 के सामने लिख दिया या 1 ही 2 के सामने लिख दिया, 2 बंदों के सामने, तो आपकी वोट कैंसिल। यानी रेपिटेशन ना करें, रेपिटेशन 1 के बाद 2 लिखे, 2 के बाद 3 के बाद लिखे, 3 के बाद 4 लिखे, 3 के बाद 4, या फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं फर्स्ट लिखना, सेकंड थर्ड नहीं या लिखना, न्यूमेरिक या न्यूमेरिकल 1 ठीक है 1 बना दिया जो आप 1 2 3 4 या तो वो गिनती में लिखते हैं। जी जी वो, या फिर ONE1 TWO2 THREE3 ऐसे करके चलेगा, 11 12 ठीक। 13 14, और इसी तरह रोमन में आई बना के एक हो पेन गया। का भी कोई है कि पेन अपना लिया वहां पे पेन वहां पे भी अवेलेबल होता है, आप अपना भी ले कोई जाओ, भी उससे पेन, कोई पेन मायने कोई नहीं। नहीं, पेन ब्लैक हो या ब्लू हो कोई कोई मायने और नहीं। टाइमिंग क्या रहेंगे वोटिंग पर की? सर सुबह 10 से 5 था पहले, परंतु अभी इन्होंने बदलाव किया और सुबह 9 से 5 किया। वही बात जो आपने कही कि इसमें समय ज्यादा लगना है, जी जी तो सुबह 9 से 5 बजे तक जो है वोटिंग वो। तो लगता है कि ये जितनी जिस हिसाब से प्रोसीजर बेल्ट पेपर इतना लंबा है कि 9 से 5 के टाइम में 8 घंटे में जितनी वोट्स है वो सारी डल जाएंगी। सर जैसे 3 बैलेट पेपर है, जी 3 बूथ है, सॉरी, जी तो 3 बूथ है, समझ ले कि अगर 2200 वोट है तो 700 एक बूथ पे आई वो, जी और 700 एक बूथ पे आई तो हम ये सोचते हैं कि 700 में से लगभग 600 डलेगी। ठीक है। 600 की हमें उम्मीद है कि मतलब कि 85% वोटिंग जो हो जाएगी। तो जो 2 दिन रखे गए हैं 17 और 18 का, इसका क्या सिस्टम रहेगा कि 17 को कहाँ डलेंगे, 18 को क्या डलेंगे? कोई सर पंजाब हरियाणा अलग किया है जी, या जी, कुछ हो किया है? चंडीगढ़ हाई कोर्ट जी और चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 17 तारीख को वोटिंग होगी। ठीक है पूरे पंजाब में, हरियाणा में, डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल कोर्ट्स में 18 तारीख को वोटिंग। यानी मेन जो दिन है वो 18 तारीख 18 को है। वैसे तो दोनों ही मैंने देखी, हाई कोर्ट में 17,000 वोट है और इसी तरह 3500 4000 जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंडीगढ़ में है। तो 21,000 वोट जो है वो लगभग 20 से 21,000 17 तारीख को डलेंगे, और 95,000 के करीब जो वोट है बुधवार का दिन है वो 18 बुधवार, 18 बुध यानी शुद्ध, बुध यानी शुभ, यानी और मंगल और यानी मंगल दोनों जी, मतलब दिन बढ़िया है, जी, जी, मंगल और जी, बुध जी। का शुद्ध मतलब काम बढ़िया रहेगा। तो अगर बात करें कि जुनेजा जी की 1,14,000 जितने मतदाता है, एक कैंडिडेट के तौर पर अगर आपकी बात करें, कैंडिडेट के तौर पर अब उन सभी उम्मीदवार सभी उन मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो आपको चुने, क्यों चुने? जी मैं सभी मतदाताओं से, मेरे सीनियर से, मेरे साथ के साथी एडवोकेट से, मेरी बहनों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चुनाव वाले दिन 80 नंबर मेरा सीरियल है, राजेंद्र जुनेजा मेरा नाम है, आप लोग मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट देके अगर मजबूत बनाएंगे, या अगर कोई फर्स्ट प्रेफरेंस किसी की कहीं कमिटेड होगी तो वो सेकंड थर्ड फोर्थ कहीं भी जहां आपको लगता है आपके भाई का स्थान लगता है आप मेरे को वहां पे प्रेफरेंस देंगे, तो मैं आपके राइट्स के लिए आवाज उठाने के अपने आप को पुरजोर कोशिश करूंगा। कहीं भी अपने हितों को आगे नहीं आने दूंगा, अपने हितों को बिल्कुल पीछे रख के हमारी फ्रेटर्निटी के, हमारे एडवोकेट्स के वेलफेयर के, उनके मान सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए मैं प्रतिबद्ध रहूंगा। मैंने बार के प्रधान रहते हुए भी कोशिश यही की कि कहीं पे भी वकीलों के मान सम्मान को कोई आंच ना आए, और इसी तरह मैं ये सोचता हूँ कि आगे भी वकीलों के वेलफेयर के लिए काम करें, जिससे हमारा नोबल प्रोफेशन है इसकी डिग्निटी और इसकी ग्रोथ हो, और हमारे सभी वकील जो हैं उनके लिए सुविधाएं और न्याय व्यवस्था में उनके जो योगदान है उस महत्वपूर्ण कार्य को करने में उनको कोई भी दिक्कत ना आए। जुनेजा जी अपील कर दी 80 नंबर के लिए, सीरियल नंबर 80 के लिए, राजेंद्र जुनेजा के लिए। राजेंद्र जुनेजा सदस्य चुने गए, सदस्य के बाद जब वो 25 सदस्य चुने जाएंगे, 23 + 2 25, जिनमें 7 महिला एडवोकेट्स भी हैं, उन 25 के बाद भी आगे अगली प्रक्रिया भी है जी चेयरमैन की, जो 2 मुख्य पद रहते हैं, जी जी। उसको लेकर क्या कहेंगे?
सर ऐसा है, जैसे 25 लोग 23 लोग चुने जाएंगे और उसके बाद 2 जो है वो नॉमिनेट होंगे, ये 23 लोगों द्वारा ही किए जाएंगे। तो उसके बाद उसमें इंटर से, जैसे अपने यहाँ म्यूनसिपल कमेटी में होता है कि भाई अपन एमसी बना दिए और वो एमसी मिलके किसी एक को चेयरमैन चुन लेते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी ये तरीका है कि वो 25 जो है वो आपसी मतदान से कुछ लोग अपने आप को चेयरमैन के लिए प्रस्तुत करेंगे कि मैं चेयरमैन बनना चाहता हूँ, चेयरमैन, दूसरा दूसरा वाइस चेयरमैन और तीसरा ऑनरेरी सेक्रेटरी। तो हम मान सकते हैं कि 80 नंबर सीरियल वाला राजेंद्र जुनेजा अगर सदस्य चुना जाता है वो अगली दौड़ में भी जाएगा। ऐसे सर हर एक व्यक्ति के मन में ये इच्छा रहती है, क्योंकि जब आप मेंबर बनते हैं और उसके बाद आप किसी पद पे आते हैं तो आप और बेहतरी से लोगों की आवाज को उठा सकते हैं। तो जैसे कोई और साथी होंगे, उनकी भी इच्छा मन में होगी, उनको भी उनका काम करने में सहयोग करेंगे। अगर कोई हमारे अलावा चेयरमैन बनता है, हमारे अलावा कोई सेक्रेटरी बनता है, वाइस प्रेसिडेंट बनता है, तो एडवोकेट्स की भलाई के लिए जो वो काम कर रहा होगा उसके काम में 100% योगदान करेंगे। कभी हमें भी मिलता है तो सबको साथ लेके, क्योंकि अल्टीमेट एम तो ये है कि जो न्याय व्यवस्था में दिन रात एक करके लगे हुए हैं उनके लिए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हो, उनका मान सम्मान हो, उनकी जो हित हैं वो सुरक्षित रहें, उनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर रहे। तो इसका रिजल्ट कब आ जाएगा? जो इसका सर पिछली बार तो 1 महीना 7 दिन लगभग चली थी जी वोटिंग, क्योंकि इसमें एक वोट को आपको कई बार गिनना पड़ता है ना जी। ठीक है, आपने पहले फर्स्ट प्रेफरेंस गिन ली, उसके बाद लास्ट आदमी आउट हो गया, उसकी वोट सारी दोबारा गिनी जाएगी। अगर उनमें से किसी को सेकंड गई हुई है वो भी आउट हो गया, फिर एक ही वोट 3 बार, ये 1,14,000 वोट है। हम मान के जो 17 और 18 तारीख को जो वोटिंग होगी अगले महीने तक रिजल्ट आ जाएगा। सर 20 मार्च से जो है वो स्टार्ट है। ठीक है, लास्ट डेट कोई रखी हुई कि रिजल्ट और आउट ना रिजल्ट आउट होने की कोई दिन नहीं है, तो अपने लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब 1 महीना भी लग सकता है। ऑब्वियसली पिछली बार 45,000 वोट थी, उसमें 1 महीना 7 दिन लगे, तो अब की बार तो 80 से 90,000 वोट होंगी। तो उसके अंदर अगर जो टीम चुनाव करवा रही है, आरओ या हाई पावर इलेक्शन कमेटी है, वो इसके अंदर और ज्यादा एफर्ट्स डालती है तो हो सकता है 1 महीने में भी आ जाए। देखो उन्होंने क्या व्यवस्था करनी है वो बेहतर जानते हैं, क्योंकि अदरवाइज तो इसके अंदर 2 महीने भी लग सकते हैं। चलिए राजेंद्र जी, हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि जिस सोच, जिस विजन के साथ आप इस चुनाव मैदान में उतरे हैं, सभी वकील साथी आपकी सोच को, आपकी विजन को समझे और सोच समझकर मतदान करें। जी धन्यवाद राजेंद्र। बड़ा आपका धन्यवाद सर, आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया, थैंक सभी से रूबरू होने का मौका मिला, Thank you. सभी के समक्ष अपनी बात रखने का मौका मिला, आपका बड़ा धन्यवाद। तो ये थे राजेंद्र जुनेजा जी, जो पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के जो सदस्यों के चुनाव होने जा रहे हैं। 17 और 18 मार्च को वोटिंग होने जा रही है। उस चुनाव में सीरियल नंबर 80 पर चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। हरियाणा की विभिन्न धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़े हैं। कुरुक्षेत्र बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल का जो लास्ट चुनाव हुआ था 2018 में, उसमें भी अपना भाग्य आजमा चुके हैं। राजेंद्र जुनेजा जी जिस सोच, जिस विजन के साथ, जिन मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं, वो हमने आपके सामने उनके मुख से ही आपके सामने रखे हैं। आप खुद सोच समझकर जो है फैसला कर सकते हैं कि राजेंद्र जी के मुद्दे, राजेंद्र जी की सोच कितनी अच्छी है, कितनी पॉजिटिव है। जैसे मैं खुद प्रभावित हुआ कि जिस प्रकार से इन्होंने वकीलों के प्रोटेक्शन एक्ट की बात करी, वकीलों के सम्मान की बात करी, वकीलों के कॉन्फिडेंस की बात करी, वकीलों की एक जो रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा की बात करी, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर हो या उनकी लाइफ इंश्योरेंस को लेकर हो, जिस प्रकार से वकीलों को अपडेट करने का विषय रखा, विजन रखा कि वकील जो है नई नई जो कानूनी प्रक्रिया है, जिस प्रकार जुडिशरी अपडेट रहती है उस प्रकार वकील भी अपडेट रहे। कई मुद्दों, नारी सशक्तिकरण की जो लेडी एडवोकेट्स हैं उनको आगे लाने की बात की। बहुत से मुद्दे जो राजेंद्र जुनेजा जी रखे, वो मुझे लगता है कि मुझे भी बहुत प्रभावित, मैं खुद प्रभावित हुआ हूँ। मुझे लगता है कि जितने भी वकील हैं, 1,14,000 जो वकील 17 और 18 मार्च को वोट करने जा रहे हैं, मुझे लगता है उन सभी वकीलों को ऐसे उम्मीदवारों की सोच को, उनकी विजन को पूरी तरह से मंथन करना चाहिए और सोच विचार कर वोट करना चाहिए। लेकिन वोट जरूर करें और वोट करते समय उन सावधानियों को जरूर सावधानियों का पालन जरूर करें जो राजेंद्र जुनेजा जी ने बताया कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं, 1 2 3 न्यूमेरिक 1 2 3 उस हिसाब से आपको जो है वोट करनी है। और पेन का कोई दिक्कत नहीं है, वोट में कहीं कटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई रेपिटेशन नहीं होना चाहिए कि 2 जगह आपने 1 कर दिया। टाइम 9 से 5 है। रिजल्ट सबके अपने कर्म पर, आपकी मेहनत पर, सब पर निर्भर करता है, लेकिन आप अपनी वोट जरूर करें ताकि आप कल को ये कहने के हकदार ना हो कि सही नहीं चुना गया, क्यों नहीं चुना गया। अगर आपने वोट की होगी तभी आप कहेंगे कि मैंने सही चुना और सही व्यक्ति ही आगे बढ़ा और हम सबके लिए आया। क्योंकि राजेंद्र जी की एक बात और बहुत अच्छी रही
कि चुने उसे जो सबके हित की बात करे, सबके साथ चले और सबकी उम्मीदों पर खरा उतरे। अगर आपको लगता हो कि राजेंद्र जी का विजन सही है, राजेंद्र जी की सोच अच्छी है, राजेंद्र जी की नॉलेज अच्छी है, तो राजेंद्र जी को वोट जरूर करें, क्योंकि ऐसे युवाओं का, ऐसे दूरदर्शी सोच वाले एडवोकेट्स का आगे आना जरूरी है, जो सबके हित की बात करें, सबको साथ लेकर चले। धन्यवाद।